हेलो, मेरी आवाज आ रही है? कोई कंफर्म कीजिए आप में से। Yes, sir. So last day we have started the magnetic effect of electric current. We've read about some cases like straight wire के कारण मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी बताई थी आपको, राइट? फिर मैंने आपको सर्कुलर आर्क के बारे में बताई थी, फिर उसी को यूज करके सर्कुलर वायर हो उसके लिए निकाली थी, सेमी सर्कुलर वायर हो उसके लिए निकाली थी। इतना पढ़ाया था, राइट ना? So I will use few of them formula and I will put some example over here. Okay, let me make some question. अब एक लूप ऐसा है, ओके, इसमें देखोगे दो सेमी सर्कुलर लूप जैसा दिख रहा है और बीच में दो स्ट्रेट वायर भी है। इसकी इनर रेडियस सपोज यहाँ से यहाँ वाली रेडियस सपोज R1 है और यहाँ से ये वाली रेडियस R2 है और सेंटर C लिख दिया मैंने कहा फाइंड बी नेट एट C। ये मेरा क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इस पूरे स्ट्रक्चर के लिए तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता नहीं है ना? इस पूरे स्ट्रक्चर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लेंगे, ओके, और देखेंगे क्या उन छोटे छोटे पार्ट का फॉर्मूला पता है क्या। इफ पता होगा तो उसको अप्लाई करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट लगाता हूँ, इसको A, इसे B लिख दिया, इसे C लिख दिया और इसे D लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या A to B के बारे में मुझे फॉर्मूला पता है? हाँ पता है, स्ट्रेट वायर है, राइट। देखो B to C जो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इसके लिए फॉर्मूला पता है क्योंकि वो सेमी सर्कुलर वायर है, उसके लिए C पॉइंट कैसा है, सेंटर है, उसके लिए भी पता है। C to D एक स्ट्रेट वायर है, उसके लिए मुझे पॉइंट C पे पता है, ठीक है। एंड D to A एक सेमी सर्कुलर वायर है, उसके कारण भी सेंटर पे मुझे पता होना चाहिए, है ना। तो यानी चार पार्ट में हम लोगों ने बांट लिया। तो पहले मैं A to B का आंसर लिखता हूं। फॉर A to B बताइए, फॉर A to B व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट C और सेंटर को मैं O लिख देता, रुको नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं C एक और जगह लिख चुका एट O। बताइए व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू AB स्ट्रेट वायर, पढ़ाया था लास्ट डे, बताओ क्या है, बोलो कोई भी। नो, जीरो। यस जीरो। इफ यू रिमेम्बर मैंने कहा था कोई भी वायर लेते हैं, है ना, इसके इसी लाइन पे कोई भी पॉइंट हो, आगे या पीछे किधर भी, राइट। 1 लिखा था, इसे 2 लिखा था, मैंने कहा था 1 पे भी 0 होता है, 2 पे भी 0 होता है, राइट, और 2 पे भी 0 होता है, बिल्कुल सही है। तो ऑब्वियसली इसको मैं मान लो B1 लिख लेता हूँ, दैट इज 0 हो गया। अब हम लोग B2C आते हैं। फॉर B2C, isn't it B2C is सेमी सर्कुलर वायर, राइट, है ना। B2C आप जा रहे हो, ये वाला B2C जो पार्ट है, isn't it that is सेमी सर्कुलर वायर। उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? If you remember, tell me. Mu naught I upon 4R. Yes, mu naught I upon 4R। और डायरेक्शन भी निकालना सिखाया था आपको, isn't it? ये डायरेक्शन आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, राइट। B2C करंट की डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है ना। इफ करंट एंटी क्लॉकवाइज होती है तो O पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है? परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड, राइट, या डॉट, इफ यू रिमेम्बर, याद है आपको? आउटवर्ड है। सो मेरा B2C के लिए भी आ गया। अब आते हैं C to D। फॉर C to D, टेल मी फॉर C to D के लिए पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए? 0। बिल्कुल वही केस है, ये वाला केस चल रहा है, ये वाला मैंने जो लिखा है दैट इज 0। अब आ जाते हैं हम लोग D to A। फॉर D to A, isn't it this is सेमी सर्कुलर वायर। सेमी सर्कुलर वायर के लिए क्या आंसर होता था? mu naught I upon 4R। हाँ, एक गलती होगी, 4R है ना, यहाँ पे मुझे 4R2 लिखना चाहिए ना, इस केस में, है ना, राइट। B2C के लिए रेडियस क्या थी? R2 थी ना। चलिए D2A के लिए मैं B4 लिख देता हूँ। B4 की मैग्नीट्यूड क्या होती? मैं लिखता mu naught I upon 4R1, राइट। And isn't it D2A the direction of current is clockwise? If clockwise है तो direction of magnetic field at center क्या होता है? Cross होता है, remember, या perpendicularly inward। सर 4R4 होना चाहिए ना। फिर से बोलिए, 4R4 होना चाहिए ना।
R4 क्यों? मैंने रेडियस देखो ना, ये जो D2A शेप में सर्कल है, इसकी रेडियस तो R1 लिखी है ना, मैंने R1 लिखी है। ओके R1 ओके। सो मुझे फोर्स चारों सेगमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली है, तो B क्या होगा? चारों को आप ऐड कर दोगे, राइट? आप लिखो सर B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, सबको वेक्टोरियली ऐड करना होगा ना, सब वेक्टर है, राइट? ये सब वेक्टर है आपके, आप यहाँ पे B लिखना होगा, सबको वेक्टर सम करेंगे। अब देखो दो तो जीरो है, बट B1 B2 एंड B4 नॉन जीरो है। अब बताओ B1 एंड B2 एंड B4 में कौन बड़ा है? Isn't it B4 is greater than B2? Yes, sir. है ना, बड़ा है। Yes, sir. नेट मुझे लिखना होता तो मैं क्या लिखता? मी नॉट आई अपॉन 4R1 माइनस मी नॉट आई अपॉन 4R2 इन क्रॉस। कैन आई राइट दिस? सर B4 कैसे बड़ा है बताएंगे? R1 is smaller quantity ना, R1 is less than R2, right? हाँ आप छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो obviously this thing will be bigger, right? B3 will be greater. So net, what is the net direction of magnetic field? Obviously cross, right? बड़े वाले direction dominate करेगा, right? Cross में मान लो 4 है और डॉट में 2 है, नेट क्या लिखेंगे? 2 in cross, right? So this is going to be my answer. Just write down. So Yes. एक्चुअली मैं अभी just join हुआ। आप ये बता सकते हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं आप? सर मैं अभी जस्ट ज्वाइन हुआ तो आप ये क्वेश्चन बता सकते हैं मुझे वापस? हाँ तो बताया ना, अभी तो 4 सेगमेंट में बांट लिया, A to B, B to C, C to D, D to A, राइट? A to B के लिए पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी, राइट? B to C सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर का फॉर्मूला क्या होता था मैग्नेटिक फील्ड का? मी नॉट आई अपॉन 4R, तो मैंने लिख दिया मी नॉट आई अपॉन 4R2 बिकॉज रेडियस R2 है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है इसलिए मैंने वहां डॉट लिख दिया। C to D जो सेगमेंट है उसके कारण O पॉइंट पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, है ना? और नेक्स्ट क्या था? D2A, D2A के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? फिर से मी नॉट आई अपॉन 4R, बस रेडियस R1 है तो मैंने R1 लिख दिया, क्लॉकवाइज करंट है इसलिए क्रॉस लिख दिया, इन चारों को ऐड करके लिख दिया, वही होगी B नेट। ओके सर, थैंक यू। Sir, बोलिए। sir, B net की डायरेक्शन कैसे मालूम पड़ी? अरे B4 क्रॉस है, राइट? और B2 डॉट है, राइट? तो B4 बड़ा है या B2 बड़ा है? तो मैंने देखा B4 बड़ा है, राइट? बिकॉज R1 इज लेस देन R2, राइट? तो बड़ा वाला ही डोमिनेट करेगा ना इनमें। ओके ओके, डोमिनेंस वाला देखा आपने। ओके ठीक है। हाँ। ऑब्वियसली ना, मालूम वेक्टर कोई भी वेक्टर 4 क्रॉस में है, वेक्टर 2 डॉट में है, तो नेट क्या होगा? 2 डॉट में ना, ऐसा। Done, sir. चलिए आगे लिखते हैं। सर वेट अ सेकंड, जस्ट लिखो समथिंग डन सर। करना। एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही इस पीछे के जो भी पढ़ा है उसको यूज कर रहे हैं यहाँ पे। फाइंड बी नेट एट ओ, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है।
अब फिर से ढूंढते हैं भाई कौन सा पार्ट का पता है। मैं डॉट लगा देता हूँ, देखो यहाँ से डॉट लगा दिया, यहाँ डॉट लगा दिया, राइट। देखो इन्फिनिटी से इस डॉट तक को मैं 1 बोल देता हूँ, ठीक है। इस डॉट से उस डॉट के लिए 2 लिख देता हूँ और इस डॉट के ऑनवर्ड 3 लिख देता हूँ। आर यू ओके विद दिस? इन्फिनिटी से सपोज ए लिख दिया, उससे मैंने पार्ट 1 बोल दिया, ए टू बी लिख दिया पार्ट 2, और बी से इन्फिनिटी तक पार्ट 3 बोल दिया। अब देखो पॉइंट ओ इस पार्ट 1 के लिए कैसा पॉइंट है? इजंट इट सेमी इनफाइनाइट वायर वाला केस है यस यस करेक्ट सर। है ना, सेमी इनफाइनाइट वाला है, मतलब वो वाला फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग। चलो उसके लिए b1 लिख लेते हैं। बताइए b1 का फॉर्मूला सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या होता था? m नॉट i अपॉन 4 पाई d, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैटर नहीं करेगा बिकॉज 1 विल बी कैंसल्ड बाय 3। अरे कुछ भी, अरे नहीं होगा कैंसिल, टेंशन मत लो। चलो नहीं होगा क्या? नहीं होगा। चलो वेक्टर चला है, ध्यान से ना, ठीक है। आप रैंडमली ऐसे कुछ भी ऐसे तुक्के पे नहीं लगाना अपने को, है ना। होगा क्या, यहाँ पे +4 की जगह -1 मिल जाएगा अपने को। इतना जल्दी करने से क्या फायदा होगा? आई थिंक दोनों ऐड होने वाले हैं। हाँ दोनों ऐड होगा, देखना चेक करते हैं। m नॉट i अपॉन 4 पाई d, याद है d क्या होता था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो o से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, यहाँ पे ये ड्रॉ करते, यही होता। इजंट इट d विल बी r ओनली? तो मैं यहाँ r लिख दूं? हाँ सर। अच्छा देखो इसके लिए, देखो फर्स्ट जो है सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए करंट कैरिंग वायर ऊपर है, मतलब dl वेक्टर ऊपर है, राइट। और उसका r वेक्टर ऐसा होता, राइट। dl क्रॉस r कैसा होता? क्लॉकवाइज, है ना, मतलब क्रॉस। आर यू ओके विद द डायरेक्शन? यस सर। सिंपल। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग a टू b के लिए, ठीक है। ये था इनफाइनाइट टू a के लिए। अब चलते हैं a टू b। a टू b के लिए इजंट इट ये सेमी सर्कुलर वायर है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता था m नॉट i अपॉन 4r, रेडियस तो r ही है, लिख दिया r। डायरेक्शन क्या है सेमी सर्कुलर वायर में? करंट की क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब क्रॉस। आर यू ओके विद दिस? यस सर। अब आते हैं b टू इंफिनिटी। b टू इंफिनिटी के लिए पॉइंट ओ कैसा है? इजंट इट सेमी इनफाइनाइट वायर है b टू इंफिनिटी, राइट। तो यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला लगाते हैं फिर से, m नॉट i अपॉन 4 पाई d। d यहाँ पे r है, फिर से देखो यहाँ से आप o पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, सॉरी o पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, ये d होता, और d इजंट इट d विल बी r ओनली, r लिख दिया। अब यहाँ पे डायरेक्शन देखो, यहाँ पे देखो b टू इंफिनिटी के लिए dl वेक्टर नीचे है ना, dl वेक्टर ऐसा है और r वेक्टर कुछ ऐसा होगा। तो dl क्रॉस r कैसा आ रहा है आपको? एंड क्लॉकवाइज आ रहा है ना, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? क्रॉस। आर यू ओके विद दिस? इनवर्स ना। हाँ इनवर्स, इनवर्स मींस क्रॉस, है ना। हाँ हाँ। परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, उसको मैं क्रॉस लिखता हूँ। और किसी को गड़बड़ी हो जाए तो आईजे के क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता था ना आपको, उससे भी कर सकते थे। देखो तीनों क्रॉस हो गया, मींस बीनेट ऐड हो जाएगा ना हमारा तीनों डायरेक्ट। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ m नॉट i अपॉन 4 पाई r प्लस m नॉट i अपॉन 4r प्लस m नॉट i अपॉन 4 पाई r. This is going to be my answer in cross direction, and this is my answer, right? Simple. चलिए लिख लीजिए इसमें पे। सर आपने A to B सेमी सर्कुलर वायर ही लिया है ना? हाँ ए टू बी सेमी सर्कुलर वायर लिया। डन सर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर नए फॉर्मूले की तरफ चलेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो लूंगा वहां पे थोड़ी सी 3D जैसी फीलिंग आई। तो 3D के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता हूँ।
सपोज ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये प्लेन ऑफ पेपर में ही है, इजंट इट z एक्सिस जो होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलरली बाहर होगा, राइट? ये मैंने z एक्सिस बना दिया, ओके? प्लस z एक्सिस। हाँ चलिए, अब मैं यहाँ पे वायर बना लेता हूँ इसी पे। तो मेरा जो वायर मैं पहले बना लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरा पूरा वायर है। आप देखोगे वायर जो है इन्फिनिटी से, ये ओरिजिन है, ओरिजिन को मान लो मैं O लिख देता हूँ, इन्फिनिटी से ओरिजिन की तरफ आ रही है, राइट? अलोंग जेड एक्सिस, इजंट इट, है ना? इन्फिनिटी से पॉइंट O की तरफ आ रही है, ओरिजिन की तरफ आ रही है ये वाली वायर अलोंग जेड एक्सिस, राइट? फिर यहाँ मान लो O की जगह A लिख देता हूँ, रहने दो, A लिख दिया, ठीक है? A और A से B जो है मेरा सेमी सर्कुलर वायर है, वो XY प्लेन में ही है ना? A to B तक जो सेमी सर्कुलर वायर है वो मेरा XY प्लेन में है। फिर देखो B से इंफिनिटी जो है वो जेड एक्सिस से पैरेलल जा रहा है और बाहर की तरफ जा रहा है, राइट? सिंपल। यस सर। और मैंने आपको ये सेंटर ले लिया O, उस पे पूछा जा रहा है और इसकी रेडियस मैंने दे दी आपको यहाँ R है। अब आपसे पूछा फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O, फाइंड B नेट एट O। अब इसमें सिर्फ दिक्कत ये होगी, फॉर्मूला तो सबका पता होगा बट दिक्कत होगी डायरेक्शन देखने में, तो फिर डायरेक्शन का ध्यान से देखते हैं। सर यहाँ पे पहले perpendicular हो जाएगा ना? हाँ ध्यान से देखना है, इन्फिनिटी टू A के लिए बात करते हैं हम लोग, पहले B1 लिख लेते हैं। तो आप जानते हो पॉइंट O के लिए इन्फिनिटी टू A वाला जो वायर है वो सेमी इनफाइनाइट वायर होगा, राइट? सिंपल है। तो फॉर्मूला तो हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D, D की वैल्यू रेडियस के इक्वल है यहाँ पे, राइट? डायरेक्शन सर स्ट्रेट लाइन है ना, तो फिर जीरो होना चाहिए। क्या 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 फिर से बोलो। इन्फिनिटी टू ए जो है स्ट्रेट लाइन है, तो जीरो होना चाहिए ना? नहीं नहीं, मैं कहाँ निकाल रहा हूँ, ओ कहाँ है? ये सेंटर है भाई, यहाँ पॉइंट O किसको लिखा है? इसको लिखा है ना, ओके ओके, ये है ना? वहाँ सेमी इनफाइनाइट वायर होगी ना, पॉइंट फॉर पॉइंट O, दैट वायर इज सेमी इनफाइनाइट वायर, राइट? So formula is mu naught I upon 4 pi D. D is perpendicular distance. Obviously, perpendicular distance is radius. That is okay. यहाँ तक तो आपको आ गया। बट ये B1 की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? अब देखो, isn't it जो DL है, DL क्रॉस L से ही आप DL क्रॉस R से ही आप डायरेक्शन निकालते हो, राइट? है ना? याद है आपको? Y एक्सिस। हाँ, तो नहीं Y तो नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। देखो DL देखो, isn't it आप नेगेटिव DL की डायरेक्शन जो है नेगेटिव Z डायरेक्शन में है। यस सर। तो मैं माइनस के कैप लिख दूं, यहाँ पे वेक्टर का यूज करना पड़ेगा। जब भी 3D आ जाए तो आप या तो इमेजिनेशन चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग या वेक्टर चाहिए। इमेजिनेशन आई कांट हेल्प यू आउट, ओके? मैं तो आपको वेक्टर की तरफ बताता हूँ। आर वेक्टर, इजंट इट, ये जो आर वेक्टर है ए से ओ की तरफ जा रहा है, आई कैप की तरफ जा रहा है। आर यू ओके विद दिस? देखो डीएल वेक्टर ऐसा था हमारा, है ना? सॉरी डीएल वेक्टर जो था ऐसा था और आर वेक्टर ऐसा है ना? डीएल और ये आर है। ये जो आर वेक्टर है इजंट इट, DL और R का रिजल्टेंट माइनस के एक्सिस में होगा और DL माइनस के एक्सिस में। क्या 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 फिर से बोलो। सर DL माइनस के में कैसे चला गया? उसको प्रोडक्ट करना चाहिए। डीएल माइनस के कैप की तरफ ही होगा ना। डीएल वेक्टर क्या होता है? जो करंट कैरिंग वायर का कोई भी एलिमेंट लो, कोई भी एलिमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन देखो ना कैसा है एरो। ये जो करंट है वो किधर जा रहा है? नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है ना ये करंट, है ना? इसलिए मैंने माइनस के ले लिया। और आर कैसे लिखते हैं आप देखो, आर इसको लिख देते इस वायर के लिए, आर ये वेक्टर हो जाता है, राइट? सर एक्चुअली मैं रिंग सोच रहा था, है ना? isn't it r vector can be written as I cap, okay? तो k क्रॉस i j होता था, माइनस k क्रॉस i माइनस j हो जाएगा, राइट? सो इट विल बी, ये तो बोला था सर मैंने, माइनस y एक्सिस के अलावा मुझे सिर्फ y सुनाई दिया था, ठीक है? नेगेटिव y बोला था ना आपने, बोला था नेगेटिव k होगा। नहीं मैंने नेगेटिव y बोला था, ठीक है?
चलिए मैं डीएल के लिए बोल रहा हूँ, हो सकता है, बट इसके B1 की डायरेक्शन माइनस नेगेटिव वाई डायरेक्शन। चलिए B2 देखते हैं। B2 मीन्स A to B के लिए, राइट? इजंट इट A to B सेमी सर्कुलर है ना? इफ सेमी सर्कुलर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4r तो पहले से जानते हैं हम लोग, बस डायरेक्शन देखना है। इजंट इट ये सेमी सर्कल जो है, ये जो करंट जो जा रही है सेमी सर्कुलर वायर में, ये XY प्लेन में, राइट? है ना? और क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है और अंदर होता है, इजंट इट वो माइनस k कैप है। यस सर। सिंपल है, ये होगी B2। अब आ जाते हैं B2 इंफिनिटी, B3। ऑब्वियसली ये सिंपल समझ में आ रहा है। B2 इंफिनिटी के लिए पॉइंट वो सेमी पॉइंट वो के लिए B2 इंफिनिटी सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो फॉर्मूला तो मेरा सिंपल है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d, d इज ओवर हियर r, डायरेक्शन। अब देखो B2 इंफिनिटी के लिए dl क्रॉस r निकालते हैं हम लोग फिर से। इजंट इट dl जो है आपको k कैप दिख रहा है ना? इस वायर में कहीं पे भी dl बनाते तो कैसा होता? ऐसे ही जाता ना, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में होती, राइट? और एल आर कैप जो होता, आर जो होता वो इधर से इधर होता, देखो आर जो होता वो इधर से इधर होता है ना? इजंट इट आर वेक्टर इज इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का मतलब हो जाता है माइनस आई कैप। आर यू ओके विद द के? मैंने क्यों लिखा है समझ में आया सबको? सर आप ये वाला पार्ट वापस एक्सप्लेन हाँ करेंगे? सर, एक और बार। देखिए B2 इंफिनिटी जो वायर है ये जेड एक्सिस से पैरेलल है ना, जेड एक्सिस से पैरेलल है ना? Right. और करंट की डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलोंग जा रही है, इजंट इट पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग जा रही है करंट की डायरेक्शन। Yes. तो Yes. इजंट डीएल को मैं के कैप लिख सकता हूँ, डीएल की डायरेक्शन के कैप की डायरेक्शन में है, राइट? हाँ. Yes. क्रॉस लिख दिया आर। अब देखो यहाँ से आप किस पॉइंट पे निकालना है आपको मैग्नेटिक फील्ड? ओ पे निकालना है, तो वायर से आप बी से ओ की तरफ एरो बना दोगे, वही आर वेक्टर हो जाएगा आपका, राइट? इजंट इट ये आर वेक्टर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में दिख रहा है आपको? Understood, sir. तो ऑब्वियसली माइनस के कैप लिख, माइनस आई कैप लिख दिया। के क्रॉस आई जो होता है जे होता है, के क्रॉस माइनस आई कैप जो होगा वो माइनस जे कैप हो जाएगा, तो इसे मैंने माइनस जे कैप लिख दिया। ओके चलिए, अब तो बी नेट आ गया हमारा, सिंपल है, सबको ऐड कर लेते तीनों को, तो जे कैप को एक साथ ऐड कर लेते तो हो जाता है मी नॉट आई अपॉन 2 पाई आर माइनस जे कैप, और के कैप वाले को वैसे छोड़ दो, मी नॉट आई अपॉन 4 आर माइनस के कैप, एंड दिस इज गोइंग टू बी माय आंसर। चलिए, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना पड़ता है डायरेक्शन के लिए, तो इसको आप डीएल का एक बार फिर से बताएंगे क्या के? डीएल की डायरेक्शन वो होती है जिधर वायर में करंट जा रही है ना? हाँ वो तो मालूम है। B2 इंफिनिटी में वायर की करंट इजंट जेड एक्सिस के अलोंग जा रही है, पॉजिटिव जेड के तरफ जा रही है ना? हाँ हाँ। तो उसके लिए मैंने डीएल को के कैप लिख सकता हूँ, है ना? क्रॉस आर, B2O की तरफ जो एरो जाएगा उसी को आप आर वेक्टर कहोगे, राइट? तो वो वेक्टर जो देख रहा है आपको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में दिख रही है, यस यस। तो इसलिए उसके लिए मैंने माइनस आई कैप लिखा, और के क्रॉस माइनस आई कैप क्या होगा? माइनस जे कैप होगा, ओके ओके यस। इसलिए चलिए। सो कभी भी आपको प्रॉब्लम होती है इस जगह पे तो ऐसे क्वेश्चन 3D वाले क्वेश्चन को ध्यान से आप करें, और 3D में मेनली आपको ऐसे ही क्वेश्चन बन के आते हैं जैसा मैंने किया है मेडिकल में। परपेंडिकुलर डायरेक्शन दैट इज आंसर। हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वेट से जल्दी लिखो।
None, sir. तुम्हारा तो कब का हो गया, ये दूसरे भाई साहब को लिखने दीजिए। वो अच्छा, मुझे लगा आपने सुना नहीं। नहीं, मैं सुन लेता हूँ। यस सर हो गया। ऑलरेडी रिकॉर्ड होता है तो बाद में आप वीडियो भी देख सकते हो, देख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। Coil. If you know what do you mean by axis of circle? क्या होता है axis of circle? Axis of circle is the line which is passing through the center of the circle and perpendicular to the plane of circle, right? That is called as the axis of circle, right? अरे बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो, समझ में आया Yes, sir. नहीं? हाँ, अब ये जो सर्कुलर कॉइल में बनाऊंगा और एक्सिस बनाऊंगा, मुझे तो नोटबुक पे बना नहीं पाऊंगा। अगर मैंने नोटबुक पे सर्कल बना दिया, मेरा एक्सिस तो उस नोटबुक के परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट? है ना? Yes. तो मैं जो अभी डायग्राम बना रहा हूँ, आप इसको समझेंगे। मैं जो ये सर्कल बनाया हूँ, ऐसे आप मान लीजिए कि ये आधा सर्कल नोटबुक के बाहर है और आधा सर्कल नोटबुक के अंदर है, ठीक है? Yes. और इसकी रेडियस आर है। एक्सिस यानी इस नोटबुक पे हो जाएगा, राइट? This line will be called as an axis, right? This line, dotted line, will be called as an axis, right, of circle. Suppose इसी axis पे कोई point P है, which is at a distance x from the center, okay? Center से x distance पे आपसे पूछा गया, बताओ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे क्या हो, okay? जिसका फॉर्मूला पढ़ना होता है V0 I r square upon 2 r square plus x square raised to power 3 by 2 into n. Okay? V0 आप जानते हो परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम होती है, I करंट इन द वायर है, R रेडियस ऑफ सर्कल है, X क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्सिस फ्रॉम द सेंटर, राइट? यू नो एवरीथिंग। N क्या है? सपोज इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स N है, N turns, so N ball. Do you know all the stuff over here, right? इस फॉर्मूला में सारा स्टफ समझ में आया, सब कुछ? अब डायरेक्शन की बात करते हैं। अब डायरेक्शन भी जरूरी है ना? आप देखोगे, इधर आप खड़े हो गए, इधर खड़े हो गए, तो आपको ये डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी दिखेगी? एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, जब ये ऐसा दिखेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आप कहोगे सर बाहर की तरफ होगा, ऐसा बी, ओके? अच्छा, आप इधर खड़े होगे तो आपको कैसा दिखेगा डायरेक्शन ऑफ करंट? बोलो तो। क्लॉकवाइज दिखेगी। इसका मतलब आप कहोगे सर टुवर्ड्स द कॉइल होगा हमेशा। जिधर से क्लॉकवाइज दिखा उधर सेंटर की तरफ, और जिधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखा उधर अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है? So you should remember this formula and this direction. चलिए, डायरेक्शन तो बहुत कम काम में आएगा आपको, बट फॉर्मूला विल बी यूजफुल। और फॉर्मूला डायरेक्ट यही पूछा है। हाँ बोलिए। डायरेक्शन का क्या किया है? हाँ देखो, जब अब कोई भी सर्कल में जब करंट चल रही होती है, राइट, इट डिपेंड्स कि आप किधर से देख रहे हो, राइट? एक तरफ से देखोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, और वही का डायरेक्शन ऑफ करंट दूसरी तरफ से क्लॉकवाइज दिखेगी, राइट? यस और नो? है ना? तो देख सकते हो, मान लो मैंने फिंगर ऐसे घुमाया, तो मेरी तरफ से देखोगे तो मुझे दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज है, और आपकी तरफ से वो दिखेगा क्लॉकवाइज है, राइट? तो जिस तरफ से आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखे, जिस तरफ से आपको एंटी क्लॉकवाइज, इधर से एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है आपको, राइट, तो आप अवे फ्रॉम द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है? मैं लिख देता हूं अवे फ्रॉम सेंटर। और जिस इधर क्लॉकवाइज हुआ तो हमें इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर लेना है। हाँ, टुवर्ड द सेंटर। हाँ, तो मतलब जब वो पीछे जो आपने फर्स्ट सेंटर बना उसको वो क्लॉकवाइज दिख रहा है तो टुवर्ड द इस पॉइंट पे आप कहोगे टुवर्ड द सेंटर होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और इस पॉइंट पे अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, ठीक है? बेसिकली दोनों तरफ देखो सेम ही डायरेक्शन है ना,
मिला जुला के देखिए आप। यस तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे मैं एरो डाल देता हूँ तो आपको याद रहेगा। इफ क्लॉकवाइज दिखा तो टुवर्ड द सेंटर, और जब एंटी क्लॉकवाइज दिखा तो अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, और डायरेक्शन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी बस। Done, sir. चलो। चलिए एक नोट लिखते हैं यहाँ पे, नोट, राइट। फॉर सेंटर, if मैं इस सर्कल के सेंटर की बात करूं, isn't it for that x will be 0? बोलो, सेंटर पॉइंट मान लो O है, isn't it O Yes, sir. पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना Yes. हो तो आपके लिए x 0 लिख दोगे, x 0 लिखो, x 0 यहाँ पे Yes. पुट करो, क्या आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है μ0I/2r into n, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, देखो याद करो। ठीक है, इतना लिखे, फिर ग्राफ बना के मैं समझाता हूँ इसका। Done, sir. Done, very good. If I draw the graph of this function, obviously इस ग्राफ का फंक्शन तो आपको आएगा नहीं बनाना, है ना, इतनी तो अपने को मैथ्स आती नहीं है। तो ये B का मैग्नीट्यूड है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, और ये x है। तो आप देखोगे सेंटर पे इसकी वैल्यू क्या आई थी, मुझे μ0I/2r n, नंबर ऑफ टर्न्स n है। तो अब देखोगे x जैसे बढ़ेगा इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, इधर भी और इधर भी। ठीक है, ये कैसे है? ये ग्राफ आपको याद करना पड़ेगा, वो फंक्शन आपको इतना मैथ्स नहीं आता ना, अपने को ग्राफ कैसे बनता है, हर एक फंक्शन का ग्राफ होता है ना। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, यू कांट डिकोड की ये ग्राफ आपसे कैसे बना, इसके लिए पूरी कैलकुलस पढ़नी होती है टू नो हाउ द ग्राफ विल बी सीन। बट इस ग्राफ को आपने देखा, मैंने नोट लिख दिया यहाँ पे ग्राफ के बारे में, isn't it, ये ग्राफ अपने आप में बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम सेंटर पे होती है जहां पे x 0 है ना, राइट। कैन आई से दैट मैग्नेटिक फील्ड is maximum at the center of circular coil? और वो B max की वैल्यू ऑब्वियसली पहले से पता है मुझे, μ0I/2r into n होती है, if n turn is। चलिए लिख लीजिए इसे। सर हमें ये याद रखना है ना सिर्फ। हाँ, ये याद रखना है आपको, ये ग्राफ और ग्राफ आपको याद रखना है, बाकी तो आप डिड्यूस कर सकते हो ना, x 0 रखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा सेंटर पे क्या है। सर आपने ये जो नोट लिखा है किस बेसिस पर लिखा है आपने कि वो मैक्सिमम होगी सेंटर पे? सबसे नीचे वाला, या तो आप फंक्शन देख लो या ग्राफ देख लो, इस ग्राफ में दिख रहा है मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, x is equal to 0 पे, राइट। यस Obviously x is equal to 0 point will represent what? That is a point of center, right? यस द सेंटर। ग्राफ से बोल सकते, या ऊपर का आप फंक्शन देख लो, ऊपर के फंक्शन में देखो वेरिएबल जो नीचे भी है ना, यहाँ देखो, यहाँ पे x नीचे ही है ना, b, और स्क्वायर टर्म में, राइट, और प्लस भी है, तो b की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब x 0 हो। ओके सर। ठीक है, तो according to these two bases we can say that magnetic field will be maximum at the center.
चलिए आगे लिखे, आगे करें। Yes. इसलिए इसमें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना, जो भी था इसमें लिख ही दिया। इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग, एक टर्म लिखते हैं सोलेनॉइड। एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। हैव यू एवर सीन सोलेनॉइड? देखा है कभी सोलेनॉइड क्या होता है? यस सर। ओके, सोलेनॉइड बेसिकली देखोगे आपको एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है, उसके ऊपर वायर ऐसे 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 रहता है, राइट। और हर जो वायर, मैं तो पास पास नहीं दिखा रहा हूँ, सब क्लोजली क्लोजली रहते हैं, बिल्कुल पास पास में रहते हैं, ऐसे ऐसे वायर होता है। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ सोलेनॉइड। इफ जिन्होंने नहीं देखा है वो इमेजिन कर सकते हो कैसा होता होगा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में कुछ टर्म होते हैं, जैसे एक टर्म होता है स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब होता है n बाय l, मीन्स स्मॉल एन, मैं रुको ठीक से पहले लैंग्वेज में लिख देता हूँ। सपोज इस पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है, और इसकी लेंथ, सोलेनॉइड की लेंथ L है, एंड रेडियस R है। तो यहाँ पे स्मॉल n लिखा जाता है। स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ऑब्वियसली आप लिखेंगे n अपॉन l, राइट, सिंपल है। चलिए ये लिख लीजिए, फिर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा। Done, sir. चलिए मैं सोलेनॉइड बना लेता हूँ। बड़ा सा सिलेंडर है और ये इसकी एक्सिस है। कोई भी पॉइंट मैंने एक्सिस पे ले लिया, सपोज पॉइंट पी। मैंने आपसे पूछा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है एट पी होती है मी नॉट स्मॉल एन आई बाई 2 कॉस, मैंने लिखा बीटा माइनस कॉस एल्फा मॉड में, मॉड साइन के साथ, मीन्स मैग्नीट्यूड आपको ये दे रहा है। अब इस फॉर्मूला में कुछ चीजें तो पहले से पता है कि मी नॉट क्या होता है वो पता है मुझे, राइट। मी नॉट पता है, स्मॉल एन अभी आपको डिफाइन किया था मैंने, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई विल बी करंट इन द वायर। अब ये बच गया अल्फा एंड बीटा, राइट। तो अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं देखो, तो इस पॉइंट पी से मैंने सोलेनॉइड का एक एंड को मिला लिया ऐसा ऐसा, और इसे इस एंगल को लग दिया मैंने अल्फा। ओके, हॉरिजॉन्टल से एक एंड को मिला दिया, उस एंगल को मैंने लिख दिया अल्फा। आर यू ओके विद दिस? फिर मैंने क्या किया, इस पॉइंट पी से दूसरे एंड को मिला लिया यहां से ऐसा, और हॉरिजॉन्टल से, यही वाले हॉरिजॉन्टल से ये एंगल को लिख दिया बीटा। So I hope you understand what is alpha and what is beta and what is this formula. सर बोलिए। बीटा पूरा 180 डिग्री है ना? नहीं 180 डिग्री कहाँ है? इस पॉइंट पी से आपने इस एंड को मिला, राइट, इस लाइन को मिला, राइट राइट, और ये हॉरिजॉन्टल से वहां तक एंगल 180 थोड़ी होगा। ओके, आपने लाइन तक लिया है, अंडरस्टूड। Done, sir.
किसी को ऊपर लिखना था, देख लो एक बार, देख लो जिसको देखना है ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब ये जो फॉर्मूला है इसका एग्जांपल देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, तो आपको यूज करना आ जाएगा इस फॉर्मूले को। Suppose I have given you one example. Suppose this is my solenoid. Solenoid की ये एक्सिस है, पॉइंट P यहाँ पे ले लिया मैंने आपको इधर मिला लिया, ये एंगल दे दी 37 डिग्री, इधर मिला लिया मैंने, ये एंगल दे दी आपको 53 डिग्री एंगल। मैंने पूछा B at P क्या होगा? सॉल्यूशन कहते सर अभी तो तुरंत फॉर्मूला बताया वो लिख लेते हैं, मॉड में म्यू नॉट एन आई बाय 2 cos beta. What is beta over here? Can you tell me? What is alpha in this diagram? 37. 37, Yes. What is beta in this diagram? 53, नहीं 53 नहीं होगी, 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री होगी। 127. हाँ 127, राइट। याद है आपको बीटा इधर से लेना था ना, अलग डायरेक्शन से, इधर से लेना, ये होती बीटा आपकी, राइट। सर अप टू द लाइन था क्या वो? हाँ अप टू लाइन ऑब्वियसली नहीं, यहाँ ये बीटा, ये 53 लिखा ना मैंने। ओके, आर यू ओके और नॉट? तो बीटा भी पता चल गया, अल्फा भी पता चल गया, राइट। अच्छा कॉस अल्फा, सॉरी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा लिखता हूँ, ठीक है ऐसा। अच्छा कॉस अल्फा कितनी हो जाएगी? कॉस 37 डिग्री क्या होती है? 4/5, राइट। कॉस बीटा मीन्स कॉस 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री क्या होती है? कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, राइट। ये हो जाएगी -3/5। आर यू ओके विद दिस? Yes, sir. किसी को ठेको का ये फॉर्मूला नहीं याद हो तो मैं लिख देता हूँ, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। ओके, बस इन दोनों को वैल्यू पुट कर दूंगा मैं यहाँ पे, मॉड म्यू नॉट एन आई बाय 2 cos बीटा की जगह मैं लिख दूंगा -3/5, cos अल्फा की जगह -4/5, राइट। मॉड लिख दिया। अब देख सकते हैं मॉड और हट जाएगा 7/5, तो 7/10 म्यू नॉट एन आई, एंड दिस इज गोइंग टू बी माय आंसर। चलिए लिख लीजिए इसे। सर यहाँ पर n एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सेम जो पहले था वो मैंने दिया हुआ आपको। Done, sir. चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमें लगेगा कि हम लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया। कोई और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। लेट दिस इज माय सोलेनॉइड। फिर से बोलिए। थोड़ा सा ऊपर करोगे सर, स्क्रॉल। ओके, लिखा नहीं है। डन सर। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था अभी से फॉर्मूला की लिस्ट बनाओ और उसे याद करो, ठीक है। अदरवाइज ये चैप्टर बहुत सिंपल होता है, फॉर्मूला नहीं याद रहा तो बहुत मुश्किल होता है। ये एक्सिस बना दिया मैंने, और मैंने पॉइंट पी जो है एक्सिस के बाहर, मतलब सोलेनॉइड के बाहर ले लिया, ठीक है। और मैं कुछ एंगल दे देता हूँ, आपको बताना होगा। ये सपोज मैंने दे दिया 53 डिग्री,
और इसे इससे मिला लिया और ये एंगल दे दिया आपको 37 डिग्री। ठीक है, बताइए अल्फा क्या लिखेंगे इसमें? Isn't it alpha will be 180 degree minus 53 degree? अल्फा Yes, याद है sir. क्या होता था? अल्फा इधर से हम लोग इसे अल्फा बोलते, राइट? है ना? ये 53 डिग्री है तो अल्फा क्या होगा? 180 minus 53 डिग्री। Are you okay with this? Yes, sir. बीटा क्या होता था? यहां से ये एंगल बीटा होती थी। Isn't it? Beta will be equal to 180 degree minus 37 degree, right? मुझे फाइनली तो cos अल्फा लिखना होता है तो मैं लिखता cos 180 degree minus 53 degree means minus cos 53 degree means minus 3/5. Okay? वैसे ही cos बीटा मुझे यूज करना होता है। मींस बेसिकली हम p को कहीं पे भी डाल सकते हैं, मतलब उसे इनफिनाइट से लेके कहीं। हाँ कहीं भी ले सकते हैं, यस ऑब्वियसली। ठीक है, वो तो मैं कहीं भी ले लूँ। हाँ बोलिए। सर अल्फा यहाँ पर सिर्फ 53 डिग्री होना चाहिए नहीं क्योंकि क्यों? डायगोनल। वेट, मैंने जो डिफाइन किया उसको पकड़ के चलो ना, बाद में आपको कंफ्यूजन होगा। मैंने पॉइंट पी ये लिया था, इधर से ऐसे मैंने फिक्स कर लिया था, अल्फा में ऐसे लूंगा, राइट? हाँ राइट वर्ड से मैं एंगल लूंगा, राइट? तो राइट वर्ड तो यहाँ इधर हो जाएगा ना, राइट वर्ड मेरा, इससे मैं अल्फा लूंगा। ओके, सही है? आर यू ओके विद दिस? सर 180 minus 37 डिग्री कैसे हुआ बीटा? यहाँ से इस हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ तक को बीटा कहते हैं, राइट? देखो ग्रीन वाला जो लाइन इसे बीटा कहते हैं, राइट? इफ आपको यहाँ से ये 37 है तो बीटा क्या होगा? 180 minus 37 होगी ना। पर वो एक्चुअली में एक स्ट्रेट लाइन, मैं क्या प्रपोज करता हूँ कि ये 30 अल्फा प्लस 53 minus 37 होना चाहिए ना बीटा? अल्फा प्लस 53 minus 37 कुछ भी बोल रहा। अरे सर बेसिकली इट इज अल्फा प्लस वो छोटा वाला एंगल जो 52 के ऊपर है, तो 53 के ऊपर है, पर उससे अगर 37 माइनस किया तो वो छोटा वाला मिल जाएगा। वो 66 मुझे एंगल्स नहीं समझ। अरे मैं बड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ, रुको। वेट, सर क्या आप अल्फा और बीटा को फिर से रीडिफाइन कर सकते हाँ मैं रीडिफाइन कर लेता हूँ। देखो वापस से बड़ा डायग्राम मैं हटा दिया, फिर से अच्छे क्लीन डायग्राम बनाऊंगा बड़ा सा, तो आपको समझेगा। पहले अल्फा और बीटा को रीडिफाइन करते हैं, जो मैंने एक्चुअली डिफाइन किया हुआ है। आप देखो डायग्राम में अल्फा मैंने क्या लिया, देखो राइट साइड में जो लाइन जा रहा है मेरा, राइट सॉरी, ये जो राइट साइड में लाइन जा रहा है उससे, और मैंने जो भी पॉइंट पूछा है उससे इस एंड को मिला लिया। इन दोनों के बीच की जो एंगल है वो अल्फा है, राइट? यस सर। फिर देखो पॉइंट बी से मैंने सोलेनॉइड के इस एंड को मिला लिया ग्रीन लाइन से, ठीक है? और यही राइट वाला जो लाइन है और ये जो ग्रीन लाइन है उसके बीच का एंगल बीटा है। ओके, आर यू ओके विद व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा इन दिस फॉर्मूला? नो सर, अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। अब मैं डायग्राम बना देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा है। ये मेरा एक्सेस था और यहाँ पे कोई भी पॉइंट मैंने पी ले लिया था, राइट? यहाँ पे निकालना था। ओके, तो मैंने ये मिला लिया था और इसे मैंने आपको कर दिया था 53, सॉरी, इसको मैंने लिख दिया था 53 डिग्री। और फिर मैंने इससे, अच्छा ये 53 डिग्री है तो यहीं पे बताओ अल्फा क्या होता? Isn't it this angle will be alpha? तो ऑब्वियसली अल्फा विल बी 180 minus 53 डिग्री, और मैंने ये सॉल्व कर लिया इधर। अब देखो बीटा समझो, मैंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसको पॉइंट पी से मिलाया था मैंने, इसको पॉइंट पी से मिलाया था इधर से, और इसे मैंने दे दिया था आपको कि ये 37 डिग्री है, राइट? अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन राइट में है, यहां से ये वाला एंगल मेरा बीटा होता, राइट? समझिए। तो ऑब्वियसली हो गया, मैंने cos अल्फा cos बीटा पता कर लिया ऑलरेडी, और मैं फॉर्मूला लिखूंगा b will be equal to mod में μ0 ni by 2 cos बीटा
माइनस कॉस अल्फा, लिख दिया मी नॉट एन आई बाई 2 कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा है मीन्स -4/5 माइनस 3/5, तो +3/5 हो जाती, सब मॉड में है, तो ये 1/5 हो रही है, तो मेरा आंसर होता है मी नॉट आई एन आई बाई 10। दिस इज माई आंसर। चल लिख लीजिए इसको। डन सर। क्या सबको लिखने दीजिए। सर 1 मिनट लिखो लिखो। डन सर। इसी दोनों फॉर्मूले को मैं थोड़ा यूज करके एक दो टर्म लिखूंगा और वो मुझे याद रखना होता है। नोट मैंने यहाँ पे लिख दिया इनफाइनाइट सोलेनॉइड, और इसी को कभी कभी लोग आइडियल सोलेनॉइड लिखते हैं। इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा सोलेनॉइड जिसकी लेंथ इनफाइनाइट हो। इसकी लेंथ क्या हो? इनफाइनाइट, इंफिनिटी तक जा रहा है। कोई भी पॉइंट पी ले लिया मैंने, यहाँ ले लिया पी। मैंने पूछा मैग्नेटिक फील्ड पी पे क्या होगी, तो आपको अगर सर फॉर्मूला तो मुझे पता ही है, V इज इक्वल टू मी नॉट एन आई बाई 2 कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। सिर्फ मैं अल्फा बीटा रख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। नाउ टेल मी व्हाट इज अल्फा इन दिस केस, व्हाट इज अल्फा एंगल? ये इंफिनिटी तक जा रही है ना सोलेनॉइड, नहीं मॉड लगा हुआ है था, मॉड लगा हुआ था ना, नेगेटिव नहीं होगा, राइट? आदर्श समझ में आया आपको? फॉर्मूले में मॉड लगा हुआ है ना। ऐसे भी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। चलिए अल्फा बताइए, इस डायग्राम में अल्फा क्या होगा और बीटा क्या होगी? अल्फा बीटा बोल दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पी सेंटर पे है जहाँ पे पी कहीं पे भी है ना, ये तो इनफाइनाइट लॉन्ग है सोलेनॉइड, ये आप मैंने तो इतना बड़ा बनाया, इनफाइनाइट लॉन्ग है ना, ठीक है। पॉइंट पी से राइट साइड में 90 हो जाएगा। कुछ भी अल्फा बीटा ध्यान से देखो। सर 37 क्यों? नहीं 30 तो बिल्कुल नहीं होगा। वो इन्फिनिटी तक फैला हुआ है ना। हाँ इन्फिनिटी तक राइट में भी जा रहा है, इन्फिनिटी तक लेफ्ट में भी जा रहा है, तो फिर से 90 तो होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखो, कुछ तो करो। नहीं होगा 90 बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अल्फा याद करो क्या था, अल्फा सर 0 होगा, अल्फा 0 होगा, और बीटा वो भी 0 हो जाएगा। नहीं 0 नहीं होगा। बीटा राइट से ले रहे हैं तो कैसे बीटा? सॉरी हाँ नहीं बीटा 180 हो जाएगा। हाँ अल्फा 0 डिग्री है और बीटा 180 डिग्री है। ऐसा क्यों? मैं 0 से रखा, मैं तब से 90 बोले जाता था, मुझे याद है कि हाँ मैं ओके नो, ये सब होता है। अब देखो क्या याद है, पी पॉइंट से आप इधर जाते है ना, और राइट साइड जो ये एंगल होता है अल्फा होता है, राइट? और इसकी लेंथ कहाँ तक जानी है? इनफाइनाइट तक जानी है, तो ये अल्फा कम होता जाता, इजंट इट? अल्फा 0 हो जाता यस सर। है ना, that is why alpha is 0 and that is why beta is 180 degree. Okay, so I will just put the value. What is cos 0? 1. What is cos 180 degree? -1, right? मैं लिख दिया मी नॉट एन आई बाई 2 cos बीटा मीन्स -1 and -1, ये -2 हो जाता, राइट? बट मॉड खत्म होता तो डायरेक्ट मी नॉट एन आई हो जाता, बी की वैल्यू। So in case of infinite solenoid, what is the magnetic field? Me naught Ni. Are you okay with this? लिख लीजिए, और इसे भी याद रखना आपको, infinite solenoid
म्यू नॉट ni थ्रू आउट द कॉइल रहेगा। हाँ हमें हर एक जगह थ्रू आउट होगा ही ना, इन्फिनिटी तक है भाई, ये तो कहीं खत्म ही नहीं हो रही। सर हाँ बोलिए। तो इस केस में बीटा बीटा के लिए एक एंगल चाहिए होता है एक्चुअली, ओके, यहाँ पे पर एंगल है नहीं, तो नहीं हम नहीं लोग है, नहीं बीटा के लिए क्यों नहीं एंगल है, बीटा 180 डिग्री है ना। बीटा 180 डिग्री कैसे होगा मतलब? अरे ऐसे मान लो फाइनाइट का मैं बताया था आपको, राइट, फाइनाइट का ऐसे बताया था ना, कोई पॉइंट पी है, आप इसको इस लाइन से मिला लो, और ये जो राइट वाला लाइन है, ये जो एंगल होती थी वो बीटा होती थी, राइट, हाँ हाँ और ये इन्फिनिटी तक जाता जाएगा, यानी बीटा बढ़ता जाएगा, है ना, यस, इजंट इट, बीटा पाई हो जा रहा है या 180 डिग्री हो जा रही है इफ यू इनफाइनाइट लॉन्ग। ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, कंटिन्यू। मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉर्मल सोलेनॉइड के देखे तो इनसाइड अ नॉर्मल सोलेनॉइड वेरी करेगा कि कांस्टेंट रहेगा? जो नॉर्मल सोलेनॉइड मतलब कौन सा सोलेनॉइड? विद अ फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट ऑब्वियसली अंदर अंदर बीच बीच वाले पार्ट में म्यू नॉट एन आई रहता है, ठीक है, और जैसे जैसे किनारे आते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। देखो ना, फाइनाइट वाला तो मैंने दिखाया था ना, पी अलग अलग जगह होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी, सिंपल। आई थिंक शायद लोअर क्लासेस में पढ़ा था कि इनसाइड अ सोलेनॉइड कांस्टेंट रहता है मैग्नेटिक हाँ फील्ड। वो जब आप जो बोल रहे होते हो वो इनफाइनाइट सोलेनॉइड को ही लोग नॉर्मल सोलेनॉइड बोल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा रियली में इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड होता होगा क्या, आप बताओ। नहीं ऑब्वियसली इनफिनिट इज रिलेटिव हाँ कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड का फिजिकल मीनिंग क्या होता है फिजिकली, कि मान लो कोई सोलेनॉइड है, वेट वेट मैं समझा देता हूँ, सोलेनॉइड है, इसकी कोई लेंथ एल होगी, राइट, इसकी रेडियस आर होगी, जब एल जो होता है बहुत बड़ा हो जाए आर से, तो आप इसी इसी फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड को आप कहते हो इनफाइनाइट सोलेनॉइड, ओके। तो जो नॉर्मल आपकी सोलेनॉइड होती है उसकी रेडियस बहुत ही कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू लेंथ, देन दैट सोलेनॉइड विल एक्चुअली वर्क लाइक इनफाइनाइट सोलेनॉइड। आगे आ जाते हैं हम लोग, इसका दूसरा नोट लिखते हैं, जैसे इनफाइनाइट लिखा वैसे एक टेक्निकल टर्म होता है सेमी इनफाइनाइट। तो ऊपर करोगे? वेट, डन सर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। There is one more technical term which is called as a semi-infinite solenoid. Semi-infinite solenoid. इसका मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल मीनिंग क्या होती है आप समझो, ये सोलेनॉइड है, इसके किसी एंड पे आपका पॉइंट पी है, ठीक है, एंड पे, और ये इधर इंफिनिटी तक जा रहा है, ओके, ये मैथमेटिकल मीनिंग हुई। तो बताइए इस केस में अल्फा क्या होगा? 0, नो 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 180 नो 90, यस, जो 90 बोले हो वो बताओ बीटा क्या होगा इस केस में? इधर लेफ्ट साइड में इंफिनिटी तक जा रहा है, 180 डिग्री। हाँ बीटा 180 डिग्री। कैसे हो रहा है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखो यहाँ पे ये लाइन इससे लेना था, ये पॉइंट यहाँ है, इसको मिला लेते, ये एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री दिखती ना आपको, isn't it? This is alpha for me. Are you okay with this? Alpha 90 क्यों है? Yes, sir. और बीटा अभी जस्ट पहले बताया था लेफ्ट साइड में इन्फिनिटी तक जा रही है तो बीटा 180 डिग्री हो जाएगी। और मेरा फॉर्मूला बी का क्या था, मॉड में म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, राइट। तो बताओ कॉस अल्फा मीन्स कॉस 90 क्या होती है, 0 होती है,
cos बीटा मीन्स cos 180 -1 होती है, राइट? ये हो जाता मेरा मी नॉट एन आई बाई 2 cos बीटा मीन्स -1 -0। सॉल्व करते क्या आ जाता, मी नॉट एन आई बाई 2। ये बी की वैल्यू हो जाती। ओके, इसे भी याद करना होता है आपको, याद रखेंगे इसको। Understood, sir. Nice, sir. चलिए, देख लीजिए। Done, sir. हम लोग लास्ट नोट सोलेनॉइड का एक्चुअली मैंने बता ही दिया है, एक पॉइंट ऐड करूंगा फॉर इनफाइनाइट सोलेनॉइड। इनफैक्ट जो आप लैब में यूज कर रहे हो तो जनरली यही है इनफाइनाइट सोलेनॉइड होता है, मींस लेंथ इज वेरी वेरी लार्ज देन इट्स रेडियस, ऐसा वाला सोलेनॉइड। ठीक है, इसके अंदर में आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, अंदर में इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मी नॉट एन आई, राइट? अब बताओ इसकी रेडियस होती है बहुत छोटी, इजंट इट? हर एक पॉइंट इसकी रेडियस बहुत छोटी होती होगी, जैसे मैं बनाऊं ऐसा छोटू सा होता होगा ना, रेडियस बहुत छोटा होगा, राइट? इजंट इट? एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अप्रोक्सीमेटली सब जगह वही होगी मैग्नेटिक फील्ड, अप्रोक्सीमेटली। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बिकॉज रेडियस इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, रेडियस इज क्या बोला, फिर से बोलेंगे? रेडियस इज वेरी स्मॉल, सो कैन आई से दैट एक्सिस पे जो आंसर होगा वही सब जगह होगा, रेडियस बहुत छोटा होता है ना? यस सर। तो आप ऐसे कर देते हो कि अंदर के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड मी नॉट एन आई होती है अप्रोक्सीमेटली, कांस्टेंट कर देते हैं। हाँ कांस्टेंट होती है। और इसके बाहर पे आप जब देखते हो, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते आप बाहर में, इसके बाहर कहीं भी जाओगे तो बी आउटसाइड होती है 0। यू कांट कैलकुलेट दिस बी आउटसाइड 0। कैसे होता है मैथमेटिकली, एनालिटिकली लोग बोलते हैं इसको बी आउटसाइड 0 होता है। ये वाला आप लिख लीजिए। एंड इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट सोलेनॉइड, तो आप समझ जाएंगे कि वो इनफाइनाइट सोलेनॉइड के बारे में ही बात कर रहे हैं। एंड सर ऐसा है कि बस इनफाइनाइट लिखा है कि अगर कुछ नंबर्स देते हैं जैसे कि 5000 10000 तो भी हम इनफाइनाइट मान सकते हैं, इसका कुछ है? हाँ, नहीं एग्जैक्टली ऐसे समझो कि मान लो वो कोई एग्जैक्ट नंबर आप नहीं अपॉइंट करते हो, आप कैलकुलेशन से देख लेते हो कि भाई इतना इतना रहा। मतलब रेडियस मान लो हमारा 1 सेंटीमीटर है और सोलेनॉइड की लेंथ 1 मीटर है, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, हमें रेडियो और एल और आर का रेशियो देखना है। हाँ, एल और आर के रेशियो से हमको जब कैलकुलेशन करते हैं तो समझता है, तो आपको नहीं करना होता, इसलिए आप टेंशन मत लो। सर हाँ बोलिए। मतलब हमें मोस्टली इनफाइनाइट सोलेनॉइड ही आएंगे। हाँ, दोनों साथ बोलो, कोई एक बोलो। सॉरी वही कुछ इनफाइनाइट सोलेनॉइड ही आएंगे मोस्टली में। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, फिर से आप बोलेंगे। नहीं आप बोले कि हमें यूजली आएगा, तो मतलब कि हमें इनफाइनाइट सोलेनॉइड ही पढ़ना है। हाँ, मेजॉरिटी केस में इनफाइनाइट सोलेनॉइड ही होता है। मैंने तो आपको फाइनाइट सोलेनॉइड डिटेल में बता दिया, बट वो मतलब रेयर केस है, आपको मेडिकल में रेयरली कुछ आएगा उसको। ठीक है सर, मैं पूछ रहा था फॉर अ फाइनाइट सोलेनॉइड आउटसाइड द सोलेनॉइड पॉइंट के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? इससे नहीं निकाल सकते, जो मैंने बताया उससे नहीं निकाल सकते। उसको एक अलग मेथड होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सोलेनॉइड को बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट बना के फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो मतलब वो आगे आएगा कि वो हमारे सिलेबस में नहीं है? आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, आ भी जाएगा तो आप छोड़ देना, कहना भाई माफ करो आप, है ना। सर हमें सिर्फ याद रखना है कि आउटसाइड द सोलेनॉइड बीटा इज इक्वल सॉरी बी इज इक्वल 0। 0 और अंदर में मी नॉट एन आई होती है, ठीक है। यस यस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। डन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस पढ़ा होगा, राइट, है ना। उसको भी फैराडे ने दिया था, ये भी फैराडे ही है जिन्होंने इसको प्रपोज किया। क्या रियली में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं? नो सर। नो सर, इमेजिनरी है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड होती है बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होती है, राइट। हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। फील्ड लाइंस आर imaginary lines. Basically, a graphical representation होता है to show the magnetic field. Okay, it is a graphical representation to show magnetic field. Means it will give you the somewhat direction of magnetic field. It will give you some information about the magnitude of magnetic field, right? So these lines give information about नेट मैग्नेटिक फील्ड, मींस बी नेट मैंने लिख दिया, है ना। जितने भी मान लो 4.5 वायर है ना, बताया था, सबके कारण जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली वेक्टर है, तो आप लिखोगे टेंजेंट टू फील्ड लाइंस गिव डायरेक्शन ऑफ बी नेट। सही है। तो जैसे मैंने ऐसे बना दिया एक कर्व, ये एरो दे दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोज मैंने बताया, ये एक पॉइंट ए ले लिया, मैंने कहा ए पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप क्या करोगे, पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे, कर सकते हैं ना। अब देखो ये एरो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एरो राइट में है, तो मैं राइट वाला टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और मैं कहूंगा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी नेट एट ए। आर यू ओके विद दिस? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब मैग्नीट्यूड की एक्चुअल वैल्यू नहीं देता, सिर्फ ये इंडिकेशन देता है कि मोर क्राउडेड फील्ड लाइंस जहां भी आपको दिखेगा, जहां भी ज्यादा क्राउडेड फील्ड लाइंस है, इसका मतलब होता है कि वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी नेट इज मोर, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये सब इलेक्ट्रोस्टैट में किया होगा आपने, ऐसे बना दिया, ऐसे तो बेसिकली जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज है सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज है। हाँ, ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स है, बट थोड़ी बहुत डिफरेंस है जो आगे पता चलेगा। मान लो फील्ड लाइंस ऐसे बना दिया, यहाँ पे पॉइंट 1 ले लिया और यहाँ पे पॉइंट 2 लिया, आपसे पूछा 1 और 2 में कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, कहाँ पे कम है, तो विच इज ग्रेटर वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा है, 1 पे या 2 पे? 1 देख लो, 1 पे ज्यादा क्राउडेड है, 2 पे थोड़ा सा कम क्राउडेड है, तो आपको B1 विल बी ग्रेटर देन B2। और ये सारी चीजें अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है सब कुछ आपने कहाँ पे पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा हुआ है, राइट। चलिए पहले इतना लिख लीजिए फिर नेक्स्ट।
डन सर। वेट सर, हाँ सबको लिखने दो। डन। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। आप ऐसे लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, राइट? ये आपने इलेक्ट्रोस्टैट में ये भी पढ़ा होगा, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। क्यों? मान लो इंटरसेक्ट कर दिया तो क्या गड़बड़ होगा? ये मान लो फील्ड लाइन ऐसी है और ये फील्ड लाइन ऐसी है, ये इंटरसेक्ट कर गया तो आप इसी पॉइंट पे देखोगे देयर आर टू पॉसिबल टेंजेंट्स, राइट? इधर को फॉलो करोगे तो बीनेट इधर दिखेगा, है ना? और इस कर्व को फॉलो करोगे तो बीनेट इधर दिखेगा। आर यू ओके विद दिस? यानी एक ही पॉइंट पे बीनेट की दो डायरेक्शन पॉसिबल हो जाएगी। विच इज इट पॉसिबल टू हैव अ नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दो हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, राइट? नो। तो आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे, आपको ड्रॉ करना हो और किसी ने ड्रॉ किया होगा तो आप कहना कि भाई यहाँ पे गलत कर दिए हो आप, राइट? अब मान लो आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करना हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी रीजन में इन रीजन आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करना, तो ये कैसे शो करना होगा? आपको स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन बनाने पड़ेंगे, लाइंस बनाने पड़ेंगे। स्ट्रेट और पैरेलल होने से फायदा क्या होगा? आप कहोगे सब जगह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, है ना? और इक्विडिस्टेंट होने से फायदा क्या होगा? सब जगह मैग्नीट्यूड सेम कहोगे आप, राइट? तो इस तरह लिख लीजिए इसको। सॉरी, सर अगर नॉन यूनिफॉर्म दिखाना हो तो इक्वी डिस्टेंस नहीं रखेंगे? कोई भी गड़बड़ कर दोगे, इन तीनों में से कोई भी गड़बड़ कर दोगे वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, राइट? जैसे स्ट्रेट तो होना ही है, पैरेलल तो होना ही है। क्यों स्ट्रेट पैरेलल होना जरूरी है भाई? फील्ड लाइंस तो टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। सर अगर पैरेलल नहीं होंगे तो इंटरसेक्ट कर जाएंगे ना वो लोग। क्या क्या? हाँ क्या? अगर पैरेलल नहीं हुए तो वो लोग इंटरसेक्ट कर जाएंगे ना, जो अलाउड नहीं है। स्ट्रेट होना जरूरी नहीं है ना? करेक्ट। ओ हाँ, कर्व हो, राइट। कर तो ही सकता है। सर तो फिर अगर स्ट्रेट पैरेलल और नॉन इक्विडिस्टेंट लाइन हुए तो नॉन यूनिफॉर्म, इसका मतलब तो अलग इसमें अलग मतलब उसी आप रीजन ऐसा- में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सब जगह सेम नहीं है मैग्नीट्यूड वाइज, राइट? इफ दे आर नॉट इक्विडिस्टेंट। ओके। जहाँ पे क्लोजर लाइंस होंगे वहां पे कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जहाँ पे वाइडर होगा वहां पे कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं आपने बोला कि ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। हाँ फुलफिल नहीं करेगा तीनों में से कोई भी एक कंडीशन तो वो नॉन यूनिफॉर्म होना ही है, श्योर है। जैसे स्ट्रेट नहीं हुआ, इफ स्ट्रेट नहीं होगा यानी कर्व लाइन होगा, कर्व लाइन होगा तो टेंजेंट की डायरेक्शन एक जैसी नहीं रहेगी ना, सब जगह अलग अलग टेंजेंट की डायरेक्शन हो जाएगी, राइट? आपको पैरेलल रहेगा तब भी तो हो जाएगा ना। पैरेलल मतलब कर्व में पैरेलल रहा तो हो जाएगा। कैसे होगा? एक ही कर्व को लो, आप एक ही कर्व को ले लो जो कर्व है, राइट?
उसी एक पैरेलल लाइन पे हर एक जगह पे पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन अलग अलग होगी ना। ऑब्वियसली नहीं होगा। तो ये तीनों कंडीशन, अगर एक वर्टिकल पॉइंट ले तो उसमें तो तीनों को टेंजेंट की डायरेक्शन एक ही होगी। आपकी आवाज फिर से मुझे क्लियरली नहीं आ रही, फिर से आप बोलो। नहीं सर, कर्व में भी हो तो सकता है ना सर, क्योंकि टेंजेंट मतलब पैरेलल हो जाएगी तीनों के। अगर एक ही वर्टिकल पॉइंट में हमने अज्यूम किया। नहीं, मैं क्यों, मुझे तो रीजन में बताना है ना, मुझे तो हर एक रीजन में बताना है, किसी एक रीजन में, राइट। मींस उसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी तो ही मैं कहूंगा ना, ओके सर, है ना। चलिए ये हो गया। अब ये सारी बातें जो अभी तक मैंने बताई है ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में भी थी, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से ये अलग होती है, लेकिन ये कहाँ अलग होती है वो लिख देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लूप, आर क्लोज्ड लूप। मीन्स क्या होता है, एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक आपको मैग्नेट बता दिया, ये नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। इसमें फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ा होगा ये सब चीजें, तो मैं बनाता हूँ। ये फील्ड लाइन जो होती है ऐसे जाती है और ये सर ऑलवेज इन क्लोज लूप क्या? ऑलवेज क्लोज, ऑब्वियसली हमेशा क्लोज लूप ही होगी, ठीक है। तो ये देखोगी, अच्छा क्लोज लूप हो जाती है तो कहीं ओरिजिन नहीं होगा, नो टर्मिनेशन नो ओरिजिन, राइट। कैन यू से एनी टर्मिनेशन और एनी ओरिजिन? नो ओरिजिन। आप क्या कहोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से ओरिजिन हो रही है? कहीं से नहीं हो रही है। कहां टर्मिनेट हो रही है? कहीं नहीं हो रही है। ओके, क्लोज जब होता है कोई भी चीज एक चक्कर लगा रहा है तो कहां से ओरिजिन हो रहा है? कहीं से ओरिजिन नहीं हो रहा है। हाँ, इसको ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू हाँ साउथ, इनसाइड द हाँ, मैग्नेट टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ, है ना, ऐसा बोल सकते हो। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सर सर ओरिजिन होता है पर हम बता नहीं सकते, ऐसा ना? नहीं नहीं, ओरिजिन होता ही नहीं है। कोई भी चीज गोला गोला होता है ना, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से, कहीं से ओरिजिन नहीं हो रहा, कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा। आप ये बोल सकते हो कि आउटसाइड द मैग्नेट इट इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड इट इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, बट यू कांट से कि इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेटेड एट द साउथ पोल। दैट इज रॉन्ग। ओके, जबकि आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस वाज ओपन कर्व। Open. In fact, they never form closed loops. वहां पे क्लोज लूप नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैं नोट अलग से लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व। ओपन कर्व का मीनिंग क्या होगा मैं समझा देता हूँ। यहाँ आपको, अरे सॉरी, इसमें क्लोज लूप अलाउ कैसे है? इसमें नहीं है। अलाउ नहीं, ये सारी चीजें होती हैं भाई साहब, ये हम नहीं करते ना अलाउ, ये नेचर का, ठीक है। डोंट फॉरगेट कि नेचर अलाउ कैसे? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, है ना। हम लोग सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं, है ना, हमारे कारण कुछ नहीं हो रहा, है ना। ये सब होती हैं, हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और हमारे बेनिफिट के लिए इन लोगों चीजों को कहीं यूज हो जाता है, हम लोग यूज कर लेते हैं, राइट। इफ यू नो द थिंग्स, दैट्स इट। जैसे बायोलॉजी में कुछ आप थोड़ी करते हो, है ना, बायोलॉजिकल बॉडी वैसी होती है, राइट। या कोई भी सब्जेक्ट में चीजें होती हैं, आप उसको स्टडी कर रहे हो। चलो अब, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस में आपने पढ़ा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ओवर नेगेटिव चार्ज, राइट। ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ओवर नेगेटिव चार्ज। वापस नहीं आ रहा है ना, जो फील्ड लाइंस प्लस से माइनस पे जा रहा है वो माइनस से प्लस में नहीं आ रहा है ना, सारे फील्ड लाइंस प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, राइट। आर यू ओके विद दिस कि ओपन कर्व होते हैं? ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो एक ही फील्ड लाइन बनाया तो ये पूरा एक चक्कर लगा रहा है। यहाँ पे सारे फील्ड लाइंस प्लस से चल रहे हैं और माइनस पे खत्म हो रहा है, प्लस से चल रहे हैं माइनस पे खत्म हो रहा है, प्लस से चल रहे हैं माइनस पे खत्म हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे ओरिजिन क्या है? पॉजिटिव चार्ज। टर्मिनेशन क्या है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे कोई भी ओरिजिन नहीं है, कोई भी टर्मिनेशन नहीं है, राइट। एक और चीज अभी मैं सिर्फ लिख देता हूँ, ये आप पढ़ेंगे, ये MI चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में उसको पढ़ेंगे। ये क्या होता है,
वहां पे एक नई फील्ड लाइंस आती है विच इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। सिर्फ एम्फेसिस देने के लिए मैंने बता दिया, ये आप EMI चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, आपको एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी विच इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके फील्ड लाइंस क्लोज कर होते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज भी हो सकते हैं, ओपन भी हो सकते हैं, राइट। इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस भी तो ओपन कर्व होगा, और इफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी तो क्लोज कर्व होगा। ओके, चलिए लिख लीजिए इन तीनों को। सर अभी तक तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बना। नहीं होती है, मैंने भी कहाँ बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस तो ओपन कर्व ही होती है ना। हाँ तो ये हम नया चीज पढ़ेंगे ना। हाँ ये नई बात है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नहीं है, ये कुछ और है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो है बट ये इंड्यूस्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन। ठीक है, यस डन। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट में कुछ मैंने आपको लूप बताया था, सर्कुलर लूप, इनफाइनाइट वायर, सबके लिए मैं पता करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेंगी कैसे। ठीक है, तो फिर से नोट लिखता हूँ। इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर होता था ना, तो उसके लिए फील्ड लाइंस कैसी होंगी। जैसे इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर को मैंने ऐसे बना दिया क्रॉस, मतलब मेरा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसमें करंट कैरिंग वायर जो है मेरे पेज के परपेंडिकुलर है और करंट अंदर की तरफ जा रही है ना, परपेंडिकुलरली इनवर्ट करंट है। आर यू ओके विद दिस करंट कैरिंग वायर? समझ में आ रहा है? इमेजिन कर रहे हो? Yes, sir. Can you say again? This is the infinite long wire which is perpendicular to the plane of page and current direction of current is inward, okay, inside the plane of the paper, okay. इसको मैंने क्रॉस से दिखाया, ओके। मैंने पता नहीं क्यों मैंने इसके चारों बगल एक सर्कल बना दिया है, आई डोंट नो व्हाई, मैंने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, अब आपको बताना है इस इनफाइनाइट वायर के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। बोलिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट? टुवर्ड्स द ईस्ट। हाँ, टुवर्ड्स द ईस्ट, वेरी गुड। इसका डीएल देखो अंदर है, माइनस के कैप में है, राइट, और आर वेक्टर ऐसा हो जाता, इजंट इट, दिस विल बी द आर वेक्टर। तो आप देखो डीएल क्रॉस आर करते तो आपको राइट में दिखता बी। अच्छा इस जगह बताओ, इस पॉइंट पे बताओ डायरेक्शन ऑफ बी किधर होगी? यस, एट दिस पॉइंट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी? नॉर्थ ईस्ट साउथ, बताओ, ऐसा ही कुछ होगा। साउथ। हाँ साउथ होगा, वेरी गुड। मैं डीएल क्रॉस आर ही कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे बताओ कैसा होगा? वेस्ट में होगा, वेरी गुड। और इस पॉइंट पे बताइए आप, तो आपके नॉर्थ आ जाता है। मीन सारी जगह पे देखोगे इस टेंजेंट टू इस कर्व ही आ रहा होगा, है ना, कहीं पे भी देखो। मान लो यहाँ पे पूछा होता तो आप कहते सर ऐसा होगा। मीन्स इस सर्कल के टेंजेंट में मैग्नेटिक फील्ड है सब जगह। Isn't it, can I say that due to infinite wire the magnetic field lines will be the circular lines, right? इतना सब कुछ कहने के बाद मुझे पता चला एक क्रॉस करंट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी वो हो जाएगी मेरी ऐसा सर्कल, और मैं कैसा डायरेक्शन बना दूंगा फील्ड लाइंस का? ऐसा, क्लॉकवाइज। आर यू ओके विद दिस? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन।
Are you okay with this? Yes, sir. वैसे ही मान लो मैंने डॉट करंट लिया होता मीन्स ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ही है, बट करंट कैरिंग वायर जो है बाहर की तरफ करंट आ रही है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप फिर से गौर करते हैं वैसे ही आपको सर्कुलर ही होता, सर्कल ही होता, बट इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो कैसी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस केस में? सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलिए इसको लिख लीजिए। अच्छा, फील्ड लाइन रियल होता है या इमेजिनेशन है हमारा? इमेजिनेशन। हाँ, इसको मत भूलना, ये तो हम बना रहे हैं अपनी मर्जी से। अब देखो मैंने सर्कल बना दिया, आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे सर्कल पे, अपने आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी ना आपको। सर बट ये जो जिस डायरेक्शन में ये हो रहा है वो तो रियल है ना, तो लाइंस नकली है, बट इस डायरेक्शन में मैग्नेट जाता है, ये तो रियल है। आपकी आवाज बिल्कुल क्रैक हो रही है। कैन यू टाइप दिस व्हाटएवर यू आर टॉकिंग? सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इमेजिनरी है, हाँ, बट yes. जो निकाला कि उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ये तो इमेजिनरी नहीं है ना, ये तो रियल है ना। हाँ, नहीं मैग्नेटिक फील्ड तो रियल है, ये तो लेफ्ट साइड में मैंने जो सॉल्व किया है दैट इज द रियल थिंग, राइट? है ना? हाँ, और मुझे ये सब पता है, तो इसके बेसिस पे मैंने फील्ड लाइंस बनाने की कोशिश की। तो मैं कैसा बनाऊंगा? सर्कल ही बनाऊंगा ना, यस सो दैट इसके हर एक पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया, इसके हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, दैट मस्ट गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, राइट? यस सर। है ना? तो वहां से मैंने Yes, sir. बताया। आप इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हो कि इनफाइनाइट वायर के लिए कैसी फील्ड लाइंस होती है, सर्कुलर फील्ड लाइंस होती है, राइट? डन सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, कैरिंग लूप। अब मैंने जो करंट कैरिंग लूप लिया है वो सर्कुलर लिया है, ऐसा ऐसा। सपोज इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रही है। अब देखो करंट एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा बताइए, इसके कारण हम लोग ने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था, राइट? मैग्नीट्यूड भी सीखा था और डायरेक्शन भी सीखी थी। व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? बोलो। एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर लूप होती थी तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती थी? इनवर्ड्स। नहीं 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 नहीं, आउटवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज जब करंट होती थी तो आउटवर्ड, आउटवर्ड। ओके, भूल गए? अच्छा, इसी डायग्राम को मैं अलग से ऐसे बनाता हूँ, हॉरिजॉन्टल ऐसा, ठीक है? और मैंने ऐसे डॉट 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 बना दिया, डॉट डॉट ऐसा, ठीक है? और मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, मीन्स ऊपर में खड़ा हूं तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, ठीक है? तो मुझे ये पता चला आउटवर्ड है, मतलब ऊपर की तरफ होगा, राइट? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? आउटवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ, है ना? आर यू ओके विद दिस? सही है? इससे नीचे की तरफ होना चाहिए ना? नहीं नहीं भाई, एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड होती है। कैसे नीचे की तरफ? डीएल क्रॉस आर करके देखो कहीं पे भी, यस सर। है ना? एंटी क्लॉकवाइज इफ करंट कैरिंग वायर हो तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होती है, नॉट इनवर्ड, ठीक है? इसी को मैंने ऐसे बनाया, देखो वो सेम डायग्राम को ऐसे बनाया। अब क्योंकि मुझे ड्रॉ करना है, आउटवर्ड जा रही है, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बनाना चाहूँ, ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो क्लोज लूप होती है, राइट? है ना? तो इफ आप एक्चुअल में ड्रॉ करोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो आपको ये फील्ड लाइंस आपको ऐसा 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 दिखेगा, ऐसा। आर यू ओके विद दिस फील्ड लाइंस? समझ में आया क्या किया मैंने?
तो मतलब मैं 1D में दिख रहा है, 2D में दिख रहा है। हाँ 3D में समझ में आ रहा है, सेंटर पे जो होता है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे पता है मुझे ऊपर होती है ना, बट वी साइमल्टेनियसली वी आर नोइंग दैट इट इज गोइंग टू बी क्लोज लूप, राइट। तो आप एक प्रपोज कर सकते हो सर ऐसा होना चाहिए, और रियल में ऐसा होता है, आपको तो मैं प्रपोज करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। सर ये तो 2D में दिख ही नहीं पाएगा कि ऐसा होता है। हाँ नहीं, आप 2D में नहीं circle बना दिख- पाओगे, हाँ 2D में आप दिखा ही नहीं पाओगे ना, राइट, ऑब्वियसली नहीं दिखा पाओगे। इसलिए मैंने तो इसका सहारा लिया ना, क्योंकि मुझे शो करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखेगी कैसी, ऐसी दिखेगी। फिर सर इस- तो जो 2D और 3D का फील्ड लाइन का स्ट्रक्चर ही तो अलग हो गया था फिर। मतलब आप बोलो। सही, हमें 2D में सर्कल दिख रहा है, 2D में हमें क्लोज लूप दिख रहा है। कुछ भी नहीं समझ में, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर मतलब हमें जो सर 2D में हमें एक सर्कल लूप दिख रहा है, जबकि 3D में हमें सर्कल लूप नहीं दिख रहा। वो दिखेगा नहीं, कुछ नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन होगा तो है ना। आपको तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने का तो आप करोगे ना। आपको पेज पे नहीं दिख रहा है तो आपकी गलती है, या हम लोग नहीं कर सकते, कंस्ट्रेंट है, राइट। दैट इज व्हाई वी मेक मॉडल्स, राइट, और 3D ड्राइंग सीखते हैं ना, इसीलिए, ओके सर। है ना। दैट इज व्हाई समटाइम्स यू जैसे आप लोग तो मेडिकल में भी जाओगे तो आपको 3D टाइप का ड्राइंग करना पड़ता है ना, सो दैट यू कैन शो ऑन योर 2D पेपर, यू कैन शो द 3D टाइप ऑफ इफेक्ट, राइट। ठीक है, चलो, तो ये ऐसा होता है, ये सर्कुलर नहीं बनाया मैंने, ऐसे बनाया, एक कर्व्ड है, राइट, ये सर्कल मैंने नहीं बनाया यहाँ पे, ओके। अच्छा, आप एक्चुअली आपने तो सेंटर पे निकाला था, आपने कहीं पे भी अंदर में करोगे जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, आप तो कहीं पे भी आपको डॉट ही होगा अंदर में, इजंट इट। अंदर में इफ डॉट है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसी पेज के इस पॉइंट पे आपको अंदर की तरफ करंट दिख रही है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर परपेंडिकुलर टू प्लेन होगी क्या? हाँ परपेंडिकुलर टू प्लेन होगी, राइट। तो बाहर में आप कहीं पे देखते तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखती, क्रॉस दिखती है ना। आर यू ओके विद दिस? अंदर में इफ एंटी क्लॉकवाइज आपको करंट कैरिंग लूप दिख रहा है, तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड डॉट, बाहर में क्रॉस। आर यू ओके विद दिस? बाहर में क्रॉस क्यों? अरे देखो, तो ये बाहर जा रही है घूम के, ऐसे देखो, ये बाहर आ रही ये पेज पे ये पॉइंट होगा ना, पेज पे ये वाला पॉइंट होगा, राइट। ओह करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अंदर जा रही है ना, अंडरस्टूड। समझे? तो बाहर में क्रॉस, अंदर में डॉट। सिमिलरली इफ मैंने यहाँ पे आपको ये तो बता दिया, एक एग्जांपल से बता दिया, आप याद कर लेंगे थोड़ा। ये सारा लॉजिक वॉजिक लगा था, और मैंने क्लॉकवाइज करंट बना देती है ना। इफ क्लॉकवाइज बनाते, समझाइए ना प्लीज। देखो ना बार, यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ दिखी टेंजेंट, राइट। ये जो मेरा कॉइल है, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, यही प्लेन में पेपर में होगा ना, ये वाला पॉइंट है ना, समझ रहे हो। वहां पे फील्ड लाइन कैसी जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है ना, ओके ओके ठीक है। इसलिए क्रॉस। वैसे ही देखो, मान लो क्लॉकवाइज ले लेता तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड आप कहते सर क्रॉस होगा, और बाहर में डॉट होगा, ठीक है। सिमिलरली मुझे यहाँ शो करना हो 3D में, और मुझे क्लॉकवाइज दिखाना हो, राइट, मैं ऊपर हूँ, मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखाना होता, ऐसे अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर आता हुआ यहाँ के मिल रहा है, ठीक है, ऐसा। चलो ड्रॉ कर लो आप इसको। सर सेकंड कंडीशन इज फॉर क्लॉकवाइज ना? हाँ क्लॉकवाइज है तो अंदर में क्रॉस, बाहर में डॉट, और 3D इफेक्ट में दिखाना चाहते तो मैं राइट साइड में बनाया। सर ये जो आप दूसरा डायग्राम बना रहे हो उसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो हाँ बोलिए, कंफ्यूजन क्या हो रहा है आपको? गया, आउटवर्ड इनवर्ड को लेकर। देखो ना, आप देखो, जैसे यहाँ पे आपको क्रॉस तो पता ही है, पहले से पता होता है क्रॉस होता है। हाँ ये क्यों होता है ये समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे आ गए आप, यहाँ पेज पे ये पॉइंट कौन है, सेंटर वाला पॉइंट है, ये अंदर वाला पॉइंट, राइट। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपको अंदर दिख रही है, राइट, आते हुए। हाँ अब देखो एक्चुअली ये तो क्लोज कर्व होता है ना, ये एक्चुअली पूरा चक्कर जाएगा, ऐसे लगाएगा, राइट। हाँ अब देखो यही इसी ये जो पॉइंट होगा, जो प्लेस का पॉइंट है, इजंट इट, ये वाला पॉइंट होगा पेज का पॉइंट, है ना, ये वाला पॉइंट। हाँ हाँ वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी दिख रही है, ऊपर जाती हुई दिख रही है ना, बाहर की तरफ आती हुई दिख रही है, राइट। हाँ
यहाँ पे आपको अंदर की तरफ आती दिख रही है और यहाँ पे बाहर की तरफ आती दिख रही है, राइट? तो अंदर में क्रॉस दिखा रहा हूँ, बाहर में डॉट दिखा रहा हूँ मैं इसी को। ओके सर इफ यू डोंट माइंड आप प्लीज ये वापस बता सकते। ओके सर 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 हाँ बोलिए। सर ये दो आपने जो डायग्राम बनाए, दो डायग्राम, हाँ ऊपर ऊपर वाला नीचे वाला, उनके बीच में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? हाँ देखो ना, उसमें देखो ना, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे अंदर में कैसा होता है, डॉट होता है ना। तो मैं बाहर की तरफ दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है, राइट? और घूम के फिर वो अंदर की तरफ आएगी, क्लोज लूप है ना, वो वापस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूम के आएगी, राइट? ओके। और यहाँ पे कैसी होगी, देखोगे अंदर की तरफ जा रही है, ये तो पता होता है क्लॉकवाइज है तो अंदर में क्रॉस होता है, तो क्रॉस मतलब ऐसा मैंने ड्रॉ किया, राइट? बट ये तो क्लोज लूप होने वाली है ना, ये घूम के वापस आने वाली, राइट? तो पेज वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट होता, तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखती है, ऊपर आते हुए दिखती है ना, बाहर आते हुए दिखती है, राइट? अंदर में अंदर जाती हुई दिख रही थी, इस लूप के अंदर वाले पॉइंट पे अंदर जाती दिख रही है, लूप के बाहर में आपको बाहर आती हुई दिख रही है, राइट? चलिए इसको याद भी रख सकते हैं, यू कैन रिमेम्बर दिस, क्योंकि इतना इमेजिनेशन डायरेक्ट एग्जामिनेशन में करना मुश्किल होता है, राइट? फिर वो सब जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है कि करंट किस कौन से डायरेक्शन में है ना। हाँ ऑब्वियसली, इफ एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो ऐसा, और क्लॉकवाइज दिख रहा है तो आपको ऐसा, है ना? चलिए डन हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। Now we will study the next topic, which is called as Ampere's law. Ampere's law, या इसको पूरा लिखना हो तो Ampere's circuital law. अच्छा, डू यू रिमेम्बर द गॉस? आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे होंगे तो सर ने पहले आपको बताया होगा, फॉर द पॉइंट चार्ज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज kq by r square, राइट? यस सर। फिर आपको इंटीग्रेशन प्रोसेस के हेल्प से इसी kq by r square को यूज करते हुए वायर, स्ट्रेट वायर के लिए निकाला होगा, सबके लिए निकाला होगा, राइट? इंटीग्रेशन कर करके, राइट? वैसे ही यहाँ पे kq by r square की जगह मैंने आपको बायट-सावर्ट लॉ पढ़ाया, राइट? For a small wire, we have calculated the magnetic field with the help of Biot-Savart law. और फिर बाकी का जो भी फॉर्मूला मैंने निकाला था वो सब कहाँ से आता है, इंटीग्रेशन से आता है, ओके? तो जैसे वहां पे गॉस लॉ काम करता था, वैसे ही एम्पियर्स लॉ यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे देगा। बट गॉस लॉ में याद करेंगे, आप किसी के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाते थे, सिर्फ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाते थे, राइट? तो यहाँ पे भी जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो सबके लिए नहीं निकाल पाएंगे, किसी किसी के लिए निकाल पाएंगे, ओके? वो तो कहानी होगी। अब आ जाते हैं हम लोग काम की बात पे कि एम्पियर सर्किटरी लॉ होता क्या है। तो पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये मैं क्या लिख रहा हूँ अभी समझाऊंगा आपको। इसको लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, डीएल, डीएल है ना, ये डीएल है, बी नेट डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, ओके? तो मैं पहले लेफ्ट साइड को आपको समझाता हूँ कि ये क्या है।
ओके, तो मान लो एक क्लोज लूप लेता हूं जिसे मैं आपको एम्पियर्स लूप भी कहूंगा, इसे एम्पियर्स लूप भी कहूंगा, एम्पियर्स लूप। किसी भी जगह पे मैंने एक क्लोज लूप ले लिया, ऐसा क्लोज लूप का मतलब समझते हो, ये क्लोज लूप ले लिया, इसी को मैं कहूंगा एम्पियर्स लूप। आर यू ओके विद दिस? मान लो यहाँ पे बहुत सारे करंट कैरिंग वायर है, सपोज ये I1, ये डॉट I2, यहाँ पे I3 और यहाँ पे I4, ये चारों वायर हैं स्पेस में हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, इस लूप के किसी एक पॉइंट पे जाना है। इन चारों वायर के कारण बीनेट निकाल सकते हो, तो मैंने बोला बीनेट सपोज यहाँ ऐसा, बीनेट ऐसा, राइट? आर यू ओके विद दिस? इस पॉइंट पे मैंने इन चारों वायर के कारण बीनेट निकाल दिया। फिर ये लूप जो होती है, इस लूप की हम लोग एक डायरेक्शन असाइन करते हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सपोज मैंने क्लॉकवाइज कर दिया। ओके, आर यू ओके विद दिस? मैंने लूप का क्या डायरेक्शन असाइन कर दिया है, क्लॉकवाइज। ये मेरी मर्जी होती है, डिपेंड्स ऑन अस, इट डिपेंड ऑन अस कि आप क्लॉकवाइज लेना चाहते हो और एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे बीनेट ऐसा लिया और इसी पे एक डीएल वेक्टर ले लूंगा, इसके टेंजेंट डीएल। ओके, लूप का ये छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ओके, और डीएल राइट में लिखा। डीएल राइट में क्यों लिखा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रही है इसलिए मैं राइट में लिया। इफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेता तो डीएल में लेफ्ट में लेता। आर यू ओके टिल नाउ? यस सर। यस डीएल पे बीनेट का मैम वो फिर से रिपीट करेंगे क्या? इस पॉइंट पे इन चारों वायर के कारण बीनेट निकाल सकते हैं, है ना, इस पॉइंट पे। ओके, वो लेट बीनेट उस साइड, उस डायरेक्शन में लेट मान लिया, ठीक है। अब ये जो एम्पियर्स लूप है क्लॉकवाइज जा रही है, इसी पॉइंट पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट इस लूप का ले लिया, डीएल, जिसकी लेंथ क्या है, डीएल है। तो बी नॉट को उस डायरेक्शन में क्यों लिया वही नहीं समझ रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसे रैंडम लिया ना, मेरी हाँ सर, है ना, कुछ भी होगा, कुछ भी रैंडम हो सकता है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि कोई भी आपको चार्ज ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन लोगे, बीनेट की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, राइट? ओके, टैंजेंट के अलाउंग। अरे कैसे निकाल सकते, चारों का निकालोगे उसके डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, कैसे निकाल सकते हो तुम, क्या बात कर रहे हो? I1 के कारण वहां पे बीनेट निकालना, फिर I2 के कारण बीनेट निकालना, I3 के कारण बी निकालना, I4 के कारण बी निकालना। इन चारों का B1, B2, B3, B4 को ऐड करोगे तो वो बीनेट होगा ना। ओके, तो बीनेट इस अपना आर्बिट्ररी ले लिया, फिर देखेंगे डायरेक्शन मैंने आर्बिट्ररी लिया ना, ऐसे ले लिया अपनी मर्जी से, तो उधर कहीं होगा, है ना, कुछ होगा, है ना, ठीक है। अगर उधर नहीं होगा तो डायरेक्शन माइनस नहीं होगा, ऑपोजिट हो गया। अरे क्या तुम बात कर रहे हो, मैं तो जो बोल रहा पहले सुन तो लो। ये आर्बिट्ररी मैंने कुछ भी ले लिया है ना, मुझे समझाने तो फिर पता चलेगा। तो मूवी के पहले 5 मिनट में सोच रहे हो कि एंड क्या होगा सर, सुन तो लो पहली मूवी कहानी, एंड होने दो, बताओ। हाँ, कहानी खत्म हो जाएगी फिर पूछना कि सर मुझे नहीं समझा, ठीक है। चलो, इस पॉइंट पे मैंने एक डीएल लेंथ लिया, डीएल लेंथ का टेंजेंट ड्रॉप किया। डीएल को मैंने राइट में क्यों लिया, क्योंकि मेरा लूप का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। ओके, और इफ मैं लूप की डायरेक्शन मैंने एंटी क्लॉकवाइज रैंडमली लेता तो मेरा डीएल और कैसा, सर ये लूप का डायरेक्शन आपने क्लॉकवाइज कैसे ले लिया? मैंने क्या लिखा, डिपेंड्स ऑन अस, सो रहे हो, मेरी अपनी मर्जी, मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी ले सकता हूँ, मेरी मर्जी होगी, ठीक है। ओके, डिपेंड ऑन लूप इक्वल, हाँ, मेरी मर्जी जो भी होगी मैं ले लूंगा, ठीक है। तो मैंने डीएल यहाँ पे राइट लिया, डीएल राइट ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि क्लॉकवाइज लिया। इस पॉइंट पे बी डॉट डीएल निकाल लेते हैं हम लोग करके, है ना। ऐसा ही क्या करते, ऐसा ही इस पूरे लूप पे हर एक जगह बी नेट डीएल करते जाते हैं, है ना। इस पॉइंट पे बी डॉट डीएल निकाल दिया, बी नेट डॉट डीएल कर दिया फर्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। ऐसा ही मैं हर एक पॉइंट पे इस लूप पे करूंगा, हर एक पॉइंट पे, ऑल पॉइंट्स, राइट। और इसी को मैं रिप्रेजेंट क्या कहूंगा, बी नेट डॉट डीएल ऑन क्लोज लूप। बी नेट डॉट डीएल क्लोज लूप का मतलब समझ में आया। इस लूप के हर एक पॉइंट पे इन चारों वायर का नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और उसी पॉइंट पे आप डीएल वेक्टर ड्रॉ करोगे और उस पॉइंट पे बी नॉट
बी नेट डॉट डीएल निकाल लोगे, ऐसा इस लूप के हर एक पॉइंट पे बी नेट डॉट डीएल करोगे और सबको ऐड करोगे, दैट मींस दिस। इस लेफ्ट की मीनिंग मैंने समझा पाया आपको? लेफ्ट का मतलब क्या है? सर इंटीग्रेशन में सर्कल मतलब क्लोज लूप, मतलब उस पॉइंट, उस लूप में जितने पॉइंट्स हैं उसको आप लिमिट्स में ले हाँ, लो। इस क्लोज लूप को वो ये ऐसे राउंड से दिखाते हैं, रिप्रेजेंटेशन, दैट्स इट। ओके, मतलब उसके लिमिट्स में आपने वही 2 पॉइंट्स लिया जो उस लूप में है सर। नहीं, फिर से बोलो, आप क्या बोल रहे हो? हाँ, कैन यू रिपीट? सर एक्चुअली मैं बोल रहा था, जो आपने इंडिविजुअल पॉइंट्स लिए, सारे पॉइंट्स को ऐड किया, उसी को आपने सर्कल से रिप्रेजेंट किया ना। हाँ, ऑब्वियसली ना, यहाँ से चलूंगा और हर एक पॉइंट पे बी नेट डॉट डीएल, हर एक पॉइंट पे बी नेट डॉट डीएल, हर एक पॉइंट पे बी नेट डॉट डीएल करता जाऊंगा, ठीक है ना, और सबको ऐड कर दूंगा, है ना। इजंट इट? इसी एडिशन प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं, राइट? तो सर्कल का सिग्निफिकेंस एक बार बता दोगे सर? नहीं, सर्कल लिया ही नहीं मैंने, तो रैंडम लूप लिया है मैंने, सर्कल नहीं, आपने उस इंटीग्रेशन में हाँ, ये सिंबल होता है कि मैं एक क्लोज लूप पे चल रहा हूँ, एक पूरे चक्कर लगाया, ठीक है। इसका सिंबल होता है, मतलब इसका मतलब होता है कि आप इंटीग्रेशन क्लोज लूप पे कर रहे हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हाँ, वहां पे क्लोज सरफेस पे करते थे, सेम सिंबल लेते थे। कोई भी क्लोज सरफेस पे करने पे ये सर्कल जाएगा मतलब? हाँ, ऐसे ये रिप्रेजेंटेशन है, इसका कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके, ओके सर। चलिए, अब ये मैंने लेफ्ट साइड क्या होता है मैंने समझाया आपको। ओके, ये होता है, बट ये करना नहीं पड़ेगा आपको कहीं पे भी। अच्छा, ये बताओ, ये जो बीनेट आ रहा है, ये बताओ, ये जो बीनेट लाया मैंने, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ विच वायर था? सारे वायर का मैग्नेटिक फील्ड था ना, बीनेट ड्यू टू यस सर। ऑल वायर्स। वो वायर भी जो लूप के अंदर है, वो वायर भी जो लूप के बाहर है, राइट? ठीक है, वेदर वायर इज इनसाइड लूप और आउटसाइड लूप, और आउटसाइड लूप। आर यू ओके टिल नाउ? चल, लिख लीजिए इसको, कितना भी मैंने कहानी गंदा किया सब लिख लो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो मैंने ग्रीन में लिखा है, ये जो बीनेट था, ये सारे वायर का बीनेट है, चाहे अंदर लूप के अंदर हो या लूप के बाहर हो, सबका बीनेट निकालते हैं, ठीक है। लिख तो लिया है, पर अब करना क्या चाहते हो ठीक से समझ नहीं रहा है। हाँ, इसके लिए रुकना पड़ेगा थोड़ी देर, ठीक है, थोड़ी देर रुको। लाइक बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फ्लक्स में बस इंडिपेंडेंट है, इसमें सबका लेना है, राइट? हाँ, वहां पे भी इनसाइड आउटसाइड सबके लिए इनेट लेते थे ना, इनसाइड हो चार्ज या आउटसाइड चार्ज, राइट? ले लिया सर, डन सर। क्लियर? अच्छा, इसमें मैं बता बहुत ज्यादा रहा हूँ, काम हमारे बहुत ही काम का है। अब ये लेफ्ट साइड मैंने आपको समझाया कि ये होता क्या है। राइट साइड में देखो, म्यू नॉट तो आप जानते हो कांस्टेंट होता है, राइट? ये आई इनसाइड क्या है? आई इनसाइड का मतलब है लूप के अंदर जो करंट हो वही लेना आपको। आई इनसाइड का मतलब क्या है? करंट विद इन लूप ओनली। ओके, ये इनका जीनियस था, एम्पियर का ये जीनियस है, ठीक है। इतना बड़ा साइंटिस्ट था जो ये तरह का मैथमेटिकल इक्वेशन लाके दिया। अब ये जो आई इनसाइड है, इसके लिए आपको साइन कन्वेंशन भी लगाना पड़ता है, साइन कन्वेंशन। ओके, मैं बता देता हूँ वो साइन कन्वेंशन क्या है, फिर मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा ये सारी चीजों को समझाने के लिए, ठीक है। ये जो भी मैंने बताया इसको कंक्लूड करूंगा। पहले मैं आपको साइन कन्वेंशन, इसको आप समझो। फॉर आई इनसाइड, याद है एम्पियर लूप है ये मेरा, ये एम्पियर लूप है, इसकी डायरेक्शन मैं एंटी क्लॉकवाइज ले सकता हूं या क्लॉकवाइज ले सकता हूं, है ना, मेरी मर्जी। लूप, यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज लिया है डायरेक्शन और यहाँ पे लिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? जब भी एम्पियर्स लूप आप एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो इसके अंदर की जो डॉट वाली करंट होगी, डॉट वाली करंट, उसको आपको पॉजिटिव लेना होगा, और इसके अंदर जो क्रॉस वाली करंट होगी उसे आपको नेगेटिव लेना होगा, सिंपल। और बाहर वाला तो लेना ही नहीं होता,
आइन में। अच्छा फिर यहाँ देखो, इफ एम्पियर्स लूप आपने क्लॉकवाइज ले लिया है तो जो क्रॉस वाली करंट होगी उसे पॉजिटिव साइन के साथ लेना है और डॉट वाली करंट जो होगी उसे नेगेटिव साइन के साथ लेना है। आर यू ओके विद द साइन कन्वेंशन? ये डिफाइंड कन्वेंशन है। बट आपको पता चलेगा इनसाइड और आउटसाइड लूप दोनों। कुछ भी आवाज नहीं आया अजय, आप फिर से बोलिए। सर अभी आपने बोला हाँ कि अंदर वाला आई लेना है, बट हाँ। आपने पीछे ग्रीन में तो कुछ और ही लिखा था। नहीं मैंने ऐसा कहा, कुछ भी लिखा, अजीब। मैंने क्या लिखा, आई इन का मतलब क्या लिखा था, लूप के अंदर लूप के बाहर, है ना। सॉरी, करंट विद इन लूप, वो जो आई इन होना चाहिए लूप के अंदर वाला करंट होना चाहिए। जैसे I3 का इंपॉर्टेंस नहीं आएगा, मैं लिखूंगा ना I3 नहीं लूंगा, I4 नहीं लूंगा, क्योंकि लूप के बाहर है वो। सर इफ यू एनालाइज द कन्वेंशन तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा करके इन्होंने नहीं निकाला था, ठीक है। ठीक है, ठीक है, मैं निकाल रहा हूँ, 1 मिनट सुन तो लो। मेरा राइट थंब रूल से अगर करंट बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव है और अंदर आ रहा है तो नेगेटिव है। हाँ ये आप अपना याद करने के लिए रख सकते हो, ठीक है। पर सच है ना ये बात, मैथम फिजिक्स के हिसाब से करेक्ट है नहीं ना? ये अनरिलेटेड चीज चल रही है ना। कोई अलग जगह का रूल कहीं अलग जगह होता है ना, कोइंसिडेंस इसी को कहते हैं ना। ओके कोइंसिडेंस का नाम ही तो फिजिक्स है। हाँ नहीं कोइंसिडेंस का नाम रूल नहीं होता है, ठीक है। चल लिखो पहले, ये सारी चीज जो मैंने बताई अब मैं उसको कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। ये पहले लिख लिया आपने। सब ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें कोई कंसेप्चुअल एरर नहीं है ना? हाँ नहीं बिल्कुल नहीं है ना। अब वो तो याद रखने के लिए अच्छा है, याद रखने के लिए आप तो कुछ भी करते हो ना, निमोनिक्स बना लेते हो। निमोनिक्स का साइंस से कोई लेना देना थोड़ी होता है, आप तो याद रखने के लिए किया। फिर भी एक बार कंफर्म कर लिया आपसे। हाँ नहीं कुछ भी, आप ये होता है, आप इसको जैसे याद करना वैसे याद करो। अब मैं कंक्लूड करता हूँ, ठीक है। जो एम्पियर्स लॉ मैंने पढ़ा है उसको कंक्लूड करता हूँ। एम्पियर्स सॉरी, मैंने आपको एक एम्पियर्स लूप दे दिया यहाँ, ठीक है। एक लूप दे दिया मैंने, इसमें डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दे दी, एंटी क्लॉकवाइज दे दी। किसकी डायरेक्शन, मैंने एम्पियर्स लूप की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दे दी। अच्छा इफ नथिंग इज रिटन ना, एम्पियर्स लूप का कोई भी डायरेक्शन नहीं गिवन है तो आप एंटी क्लॉकवाइज ही लोगे, ठीक है। मान लो मैंने एक करंट बना दी I1 क्रॉस, डॉट में I2, क्रॉस में I3, डॉट में I4 बाहर है, क्रॉस में I5 बाहर, ठीक है। मैंने पूछा फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL ऑन दिस क्लोज लूप, ठीक है। आर यू ओके विद दिस? तो आपने अभी क्या पढ़ा, B डॉट DL जो होता है ऑन क्लोज लूप, विद इन द लूप्स ही देंगे ना। हाँ क्लोज लूप क्या होता था, म्यू नॉट I इनसाइड, राइट, है ना। तो लिख लेते म्यू नॉट I इनसाइड। कौन कौन सा इनसाइड है करंट बताओ, I1 है, I2 है, I3 है, राइट। ये तीनों लेना। I4 I5 को आप यहाँ पे राइट साइड में नहीं लिखोगे, है ना। आर यू ओके विद दिस? यस सर। अब देखो मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया तो कौन सा पॉजिटिव होगा, I2 पॉजिटिव लेना होगा और I1 I3 नेगेटिव लेना होगा, राइट। यस लिख लूंगा I2 पॉजिटिव एंड I1 एंड I3 नेगेटिव, और ये मेरा आंसर हो जाता। ओके अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जो मैंने B लिया है, ये B लिया है, ये किसके कारण है, I1 I2 I3 I4 I5, ये पांचों के कारण है या I2 I1 I2 I3 ऑल, है ना, ड्यू टू I1 I2 I3 के बारे में ऑल करंट ये सब के कारण है। I1 के कारण वही है, I2 I3 I4 I5 सब के कारण ये है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। सर पर बी नेट सबके कारण होगा ना। हाँ वो B नेट ही है, मैं B नेट ही की बात कर रहा हूँ। बी नेट लिखा आपने वो, ओके। हाँ। फिर हम I4 और I5 को यूज नहीं कर रहे तो सबके कारण क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि एम्पियर ने मैथमेटिकली ये प्रूव किया था, ठीक है।
और ये एम्पियर लॉ है ना, लॉ। लॉ का मतलब समझते हो? मुझे प्रूव नहीं करना पड़ेगा, है ना, वो उनकी ऑब्जर्वेशन थी, ऐसा नेचर में ऐसा होता है ना, जैसे गॉस लॉ है ना, उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया। सर फिर आज का लेक्चर खत्म। हाँ, आज का लेक्चर बिल्कुल खत्म। सर एक कंसेप्चुअल, हाँ पूछो पूछो, कंसेप्चुअल। सर एक कंसेप्चुअल मेरे को थोड़ा सा वरी था मैग्नेटिक से नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक से, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया दोनों में। हाँ अब बोलो बोलो। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक फ्लक्स है वहां पे, अगर चार्ज एंटर कर रही है तो हम उसको फ्लक्स को पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव? नहीं फिर से बोलो। एक फ्लक्स है, चार्ज पॉजिटिव है, क्या बोल रहे हो फिर से? एक क्रॉस सेक्शन है, उससे उसके अंदर चार्ज एंटर कर रही है तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा कि अरे नेगेटिव? चार्ज 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 के कारण फ्लक्स होता है, राइट? तो पहले इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज को रोको, है ना, आप स्टैटिक चार्ज लोगे ना। नहीं, फ्लक्स फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ चार्ज विच आर एंटरिंग पर यूनिट एरिया ना, तो उसमें अगर नहीं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती है। सॉरी फील्ड लाइन, तो अगर फील्ड लाइंस एंटर कर रही है क्रॉस सेक्शन एरिया तो हाँ फ्लक्स हाँ, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? जब एंटर कर रही होती है उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, और जब बाहर आ रही होती है वो पॉजिटिव लेते हैं कन्वेंशनली। और बाहर आ रही है तो पॉजिटिव लेते हैं ना? हाँ, बाहर आती है तो पॉजिटिव लेते हैं। वो भी देखोगे जब ओपन सरफेसेस होते हैं, आपका सरफेस ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, राइट? सर फ्लक्स Q डॉट ds होता है कि E डॉट ds होता है? ई डॉट डी एस होता है, ई डॉट डी एस। हाँ, फिर से मेरी बात कंप्लीट हो जाने दो। जो आप फ्लक्स, जो साइन कन्वेंशन बोल रहे थे, हो सकता है आपको फ्लक्स जो निकालना हो क्लोज सरफेस से निकालना हो सकता है ओपन सरफेस से निकालना। जो ओपन सरफेस होता है उसमें कोई साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि खुला हुआ सरफेस है। हाँ, क्लोज कन्वेंशन पे क्लोज में कन्वेंशन लगाते हैं, जो भी फील्ड लाइंस अंदर जाती है उसे नेगेटिव लेते हैं, जो बाहर आती है उसे पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो सर हम लोग इस बार ये कह सकते हैं द साइन कन्वेंशन ऑफ आई इज ऑपोजिट टू द साइन कन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे ये फील्ड लाइन, करंट कैरिंग वायर है, उसको फील्ड लाइन से कहाँ कनेक्ट कर रहे हो तुम? कुछ भी साइन कन्वेंशन लगा रिलेट कर पा कुछ रहा हूँ। कुछ भी अपना लगाए जा रहे हो। उसका रियल दुनिया में कोई मीनिंग नहीं। आप याद करने के लिए जो करना चाहते हो कर लो, ठीक है। ठीक है सर, मैं तो ऐसे याद करूंगा कि फ्लक्स के ये ऑपोजिट। फ्लक्स, एक्चुअली ये फ्लक्स है ही नहीं ना। बी डॉट डी एल जो है लाइन इंटीग्रल बोलेंगे ना, एक लाइन पे इंटीग्रेशन कर रहा हो, है ना, सरफेस पे नहीं कर रहे हो ना। अरे हाँ करेक्ट। ये सरफेस पे ही नहीं। इसी को लैंग्वेज में क्या बोलोगे इसको? बी डॉट डी एल को इट इज लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ बी ओवर क्लोज लूप, है ना, ओवर क्लोज लूप। यहाँ सरफेस भी नहीं है। गॉस लॉ में भी तो यही सेम सिंबल था, तो उसमें नहीं, तो डीएस होता था वहाँ, एरिया होगा। अच्छा एरिया, ओ हाँ। यहाँ पे भी गॉस लॉ आएगा, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा वो। मतलब यहाँ पे कोई काम का नहीं रहता है, इसलिए उसको यूज नहीं करते, बट वो स्टेटमेंट मैग्नेटिज्म में भी होती है, गॉस लॉ, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। चलो एंड करते हैं अभी लेक्चर यहीं पे। ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक हैप्पी दशहरा सर आने वाले दिन की।